देवयानी, अनुभव, आनंद, आशु, अफरोज, सबको गुड मॉर्निंग। तो चलिए, बहुत सारे लोग फटाफट जुड़ रहे हैं और हम लोग बिना वक्त को बर्बाद किए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो कल हमने प्रस्तावना की आलोचनाएं देखी थी। अब शुरू करते हैं प्रस्तावना का महत्व और फिर इससे संबंधित इशूज, क्या यह संविधान का अंग है, ऐसे मुद्दे। तो प्रस्तावना का महत्व एक एक करके लिखो। सबसे पहला महत्व कि के एम मुंशी के अनुसार, के एम मुंशी के अनुसार, के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है या जन्म कुंडली है। प्रेम्बल इज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडिया। प्रस्तावना भारत की जन्मपत्री है, राजनीतिक जन्मपत्री। प्रेम्बल इज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडिया। प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। अब यहां पर प्री का भी सवाल बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि ये कौन है के एम मुंशी। तो ये ध्यान रखना कि कोई सामान्य सेठ के, साहूकार के वो वाले मुंशी नहीं है हिसाब जोड़ने वाले, बल्कि के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे। संविधान बनाने में इनका भी योगदान है। मुंशी जी गुजरात से थे और बहुत ही विद्वान आदमी थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। खास करके भारतीय पौराणिक परंपराओं पर लेकर उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। जैसे इनकी एक उपन्यास का नाम है जय सोमनाथ, तो सोमनाथ के पूरे इतिहास को लेकर लिखा है। भगवान परशुराम, ये भी इनके उपन्यास का नाम है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के पूरे जीवन पे भीम। तो इस तरह के कन्हैयालाल मुंशी, मानिकलाल मुंशी बहुत बड़े साहित्यकार और वे संविधान सभा के सदस्य थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा के सदस्य हैं। तो आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। और इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, पॉलिटिकल होरोस्कोप। तो प्री के लिए तो बहुत आसान है, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। लेकिन 200 शब्द में अगर ये आ जाए तब क्या करें। और कथन तो बहुत शानदार है। अगर 200 वर्ड्स में हमें लिखना हो कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है, टिप्पणी कीजिए, मेंस में आ जाए तो कुछ भी कठिन नहीं है। जितना हमने अभी तक पढ़ रखा है, क्योंकि प्रस्तावना में जितने शब्द इंपॉर्टेंट है सबको पढ़ रखा है, तो उत्तर तो वहीं से निकलेगा। बट थोड़ा सा उसको वर्ड्स अपना देना पड़ेगा। तो थोड़ा इसको डिस्क्राइब करते हैं कि अगर मेंस में ये सवाल आ जाए कि कैसे हम इसको हल करेंगे। प्री के लेवल पे क्या है कि कन्हैयालाल ने कहा है कि भारत की राजनीतिक जनपत्री। अब कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जब ऐसा कहते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं कुछ 2-4 लाइनें लिखवा रहा हूं, पहले उसको लिखो। जिस प्रकार, जिस प्रकार जन्मपत्री, जिस प्रकार जन्मपत्री, जिस प्रकार जन्मपत्री, उसी को जन्म कुंडली भी कहते हैं, एक ही चीज है, होरोस्कोप। जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के, जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में, आने वाले जीवन के बारे में, फ्यूचर लाइफ। जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन, फ्यूचर लाइफ, जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में, जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में, किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में सूचना देती है, सूचना देती है। जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन, आने वाले जीवन के बारे में सूचना देती है, उसी प्रकार, उसी प्रकार, उसी प्रकार प्रस्तावना में, प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। उसी प्रकार प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, फिलॉसफी पाई जाती है।
उसी प्रकार प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, तथा तथा प्रस्तावना हमें भविष्य के भारत तथा प्रस्तावना हमें भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रदान करती है। प्रस्तावना हमें भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रदान करती है। प्रस्तावना हमें भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रदान करती है। फुल स्टॉप। एक लाइन और लिखो। प्रस्तावना हमें यह बताती है, प्रस्तावना हमें यह बताती है कि भारत में सत्ता का स्रोत, प्रस्तावना हमें यह बताती है कि भारत में सत्ता का स्रोत, कॉमा, सत्ता का स्वरूप, प्रस्तावना हमें यह बताती है कि भारत में सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता के उद्देश्य, सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा। प्रस्तावना हमें बताती है कि भारत में सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा। और उसके बाद आपको लोक प्रभुता का डिबेट, मतलब तीनों आयामों पर लिखना है। तो देखिए मेंस में कैसे इसको हम टैकल करेंगे, पहले समझते हैं कि ये है क्या, क्योंकि हमने लिखने का काम कर लिया है कि अब इतने से ही, और जितना हमारे पास पीछे उसके बाद सब मैटर पीछे से लेंगे। तो मान लो मुझे 250 शब्द में इस पर टिप्पणी करनी है, और आज यही क्वेश्चन है आज का आपके लिए प्रैक्टिस का यही क्वेश्चन है। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी का कोटेशन। क्या प्रश्न लिखना है आज 250 शब्द में? प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जनपत्री है, उसका शुरुआत हमने करवा दिया, तो इंट्रो यही रहेगा। उसके बाद मैं बताता हूं क्या लिखना है। बट यहां इसको समझो कि जब कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा, तो इसका आशय क्या है? तो पहले हिस्से में वही हमें दिखाना है कि इसका आशय क्या है या ऐसा क्यों कहा। हाँ, जिस प्रकार हम देखते हैं कि जन्मपत्री क्या है, जन्मपत्री क्या है, होरोस्कोप क्या है। हम जानते हैं कि जन्मपत्री ज्योतिष का एक दस्तावेज है, और जो यह बताता है कि भविष्य में व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। तो मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद ज्योतिषी के पास आप जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है ज्योतिषी लेता है, और उसके बाद ज्योतिषी उसकी जन्मपत्री बनाता है, होरोस्कोप बनाता है, और उसमें एक प्रकार से उसके भविष्य के जीवन के बारे में बताता है कि भविष्य में ये संभवतः होगा। तो भविष्य के जीवन की रूपरेखा जन्मपत्री देती है। जन्मपत्री बताएगा कि ये बच्चा बचपन में बड़ा शैतान होगा, सबको परेशानियां करेगा, एक भी नट बोल्ट मोबाइल उसको दुरुस्त नहीं रहने देगा, मतलब बहुत शैतानियां करेगा, पेड़ पर से गिर जाएगा, मतलब जो भी होता है। फिर बताएगा कि आगे चलकर ये बच्चा शेरो शायरी में महारत हासिल करेगा, मिर्जा गालिब बनने का प्रयास करेगा, प्रेम पत्र लिखेगा, जो भी XYZ है। फिर माता पिता को थोड़ा दुखी करेगा और अनेक ऐसे कार्य करेगा, फिर यूपीएससी में प्रशासनिक सेवाओं में सफलता प्राप्त करेगा, और अंत में देश का नाम रोशन करेगा। मतलब जो भी हो, हर बच्चे के बारे में अलग अलग, बट एक जनरल कि किसी के बारे में ये हो सकती है भविष्यवाणी। ये क्या है? उसकी जन्मपत्री। तो जन्मपत्री हमें भविष्य के जीवन के बारे में बताते। उसमें ये होता है राहु ऊपर है नीचे, वो हमारा मंतव्य नहीं है। जो उसका कंक्लूजन होता है, जो बताते हैं ज्योतिषी, हम और आप उसी को समझते हैं। तो सारी गणना करने के बाद वो भविष्य के बारे में रूपरेखा देते। तो वही हमें एग्जाम में दिखाना है कि जैसे जन्मपत्री एक व्यक्ति के बारे में बताती है कि व्यक्ति का भावी जीवन कैसा होगा, ये जन्मपत्री बताती है। तो जैसे जन्मपत्री एक व्यक्ति के
भावी जीवन के बारे में बताती है, वैसे ही जैसे जन्मपत्री एक व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में बताती है, वैसे ही प्रस्तावना इस देश की राजनीतिक जन्मपत्री, इस देश का पॉलिटिकल होरोस्कोप, इस देश की राजनीतिक जन्मपत्री है। इसका मतलब प्रस्तावना यह बताती है कि भविष्य का भारत कैसा होगा, फ्यूचर इंडिया किस प्रकार का होगा, भविष्य का भारत कैसा होगा, उसके बारे में बताती है। और फिर बताएंगे कि क्या बताती है। तो बताती है सत्ता का स्रोत, जो आपने लिखा, एक पैराग्राफ लोक प्रभुता पर लिखना है कि प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, जो भी आपने लिखा है, से होती है, इसका अंत अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित से होता है। इसलिए प्रस्तावना यह बताती है कि शासन शक्ति का स्रोत जनता है। प्रस्तावना लोक प्रभुता संपन्न भारत की बात करती है। फिर बताएंगे कि प्रस्तावना सत्ता के स्वरूप के बारे में कहती है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अब सबका डिबेट नहीं लिखना है, केवल एक एक लाइन में परिभाषा देते चलिए, उसी में 200 शब्द हो जाएगा। तो बताएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है आंतरिक और बाह्य स्वतंत्र होगा। समाजवादी का मतलब है कि उत्पादन के साधन सबके पास होंगे, थोड़ा सा डीएस नकारा वगैरह को मेंशन कर देंगे, समानता होगी। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। डिबेट पे नहीं घुसना है, क्योंकि तब तो 250 क्या 2500 वर्ड हो जाए। लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जिसके तहत संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। और गणराज्य, ऐसा देश जहां राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो ये दूसरा बड़ा पैराग्राफ हो गया। और आखिरी पैराग्राफ में कहेंगे कि प्रस्तावना शासन के उद्देश्यों के बारे में भी बताती है। न्याय सबको लिखना है, भले डिफाइन नहीं करना है, बट न्याय कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। विचार अभिव्यक्ति विश्वास, अब देखो कि जस्ट डिस्क्राइब करते चल रहा है, कहीं पर व्याख्या में जाओगे कि विचार और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है, तो वहीं पे 250 शब्द खत्म हो जाएगा। बस तो आप केवल लिखते चलिए। समानता के दो रूप, और लास्ट में ये सब लिखने के बाद अंतिम आखिरी लाइन कंक्लूजन क्या होगी, पैराग्राफ बदलकर, इस प्रकार यह सत्य है। तो हम मुंशी जी के कथन से सहमति व्यक्त करेंगे कि यह सत्य है कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जनपत्री। आसान हुआ कि नहीं लिखना? तो यह क्वेश्चन आज आपको प्रैक्टिस करना है। इंट्रोडक्शन हमने लिखवा दिया, और उसके बाद सत्ता का स्रोत एक पैराग्राफ, सत्ता का स्वरूप एक पैराग्राफ, और सत्ता का उद्देश्य एक पैराग्राफ, और लास्ट में कंक्लूजन कि के मुंशी का यह कथन सत्य है। तो इसको आज सबको लिखने की प्रैक्टिस। तो यहां पहला महत्व हमने देखा कि भारत की राजनीतिक जन्मपत्री के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। एक प्रकार से इसमें भविष्य के भारत का पूरा दर्शन है। एक बार मैं देख लूं कुछ मैसेजेस इससे रिलेटेड है। गुड मॉर्निंग सर, एल्यूरिंग टीचिंग, बहुत बढ़िया। अभी क्लास शुरू हुआ है? हाँ, क्लास शुरू हो चुका है, बस 8:30 31 32 पे हो जाता है। बहुत सारे लोगों के गुड मॉर्निंग आ गए हैं, तो सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अभी पहले टॉपिक खत्म तो होने दो। आमुख का मतलब क्या है? आमुख का मतलब हो गया जैसे किताब का इंट्रोडक्शन होता है, भूमिका, किताब में इंट्रोडक्शन होती है, वैसे आमुख का मतलब भूमिका। तो यह है प्रस्तावना का पहला महत्व क्या है कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। तो जैसे जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में बताती है, वैसे ही प्रस्तावना भारतीय संविधान का के बारे में बताती है, भविष्य में भारत की रूपरेखा क्या होगी। तो पहला महत्व आपने लिखा। सेकेंड महत्व लिखो, दूसरा, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर, गडकरी नहीं, गडकर, नितिन गडकरी नहीं, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर, गजेंद्र गडकर के अनुसार, तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, जज भी थे, बाद में चीफ जस्टिस बने। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर के अनुसार, यद्यपि न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर के अनुसार, यद्यपि उस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन जो मैंने डिक्टेट करवाया वही इंट्रोडक्शन है। हर क्वेश्चन में अनावश्यक इंट्रोडक्शन, जो हमने डिक्टेशन दिया वहीं से शुरू करो, वही इंट्रोडक्शन है। हाँ, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर के अनुसार, यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अभी ये बदल चुकी है स्थिति, बट हम लोग गडकर का व्यूज लिख रहे। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर के अनुसार, यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इससे शासन करने की, यद्यपि प्रस्तावना
संविधान का अंग नहीं है और इसे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होती। यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होती। इससे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होती। फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। यह वर्ड जहां भी आए कुंजी, अभी मैं फिर रिपीट करूंगा कथन, बट इस वर्ड को लिख दूं कुंजी या की। तो ये गजेंद्र गढ़कर है। फिर से एक बार शुरू से रिपीट कर रहा हूं, जिसका छूट गया हो लिख लीजिए। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इससे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होती, और इससे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होती। फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी। इसका मतलब पहले समझते हैं कि क्या कह रहे गजेंद्र गढ़कर साहब, और ये पीटी में भी सवाल है कि किसने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क, ये था की टू द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान निर्माता के दिमाग को खोलने वाली चाबी, की टू द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? तो आंसर होगा गजेंद्र गढ़कर। गजेंद्र गढ़कर ने जो मतलब मस्तिष्क को समझने की कुंजी क्यों कहा है, थोड़ा इसको समझते और फिर तो पहले कुछ इसकी व्याख्या लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं एक बार समझाने के क्रम में फिर पता चला कि बिना लिखाए निकल गया। तो थोड़ी इसको लिख लेते हैं व्याख्या, तब समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि प्रस्तावना में संविधान, इसका अर्थ है प्रस्तावना में संविधान का सार निहित है। सार, एसेंस, उसका एकदम कह सकते मूल तत्व। इसका अर्थ है प्रस्तावना में संविधान का सार निहित है। प्रस्तावना में संविधान का सार निहित है, एसेंस या उसका सार निहित है। प्रस्तावना में संविधान का सार निहित है तथा प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तथा प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की। अतः प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान की व्याख्या की जाएगी। प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान की व्याख्या की जाएगी। प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान की व्याख्या की जाएगी।
और यदि कहीं भी संविधान में अस्पष्टता और यदि कहीं भी संविधान में अस्पष्टता कहीं भी संविधान में अस्पष्टता पाई जाती है और यदि कहीं भी संविधान में अस्पष्टता पाई जाती है तो उसे प्रस्तावना की सहायता से दूर किया जाएगा। यदि कहीं भी संविधान में अस्पष्टता पाई जाती है तो उसे प्रस्तावना की सहायता से दूर किया जाएगा। उसे प्रस्तावना की सहायता से दूर किया जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान के निर्वचन, और ब्रैकेट में इसके लिए सरल शब्द लिख लो व्याख्या, इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान के निर्वचन, इसके लिए सरल शब्द है व्याख्या, तो जिसको निर्वचन याद ना हो तो वो व्याख्या लिख देगा, बट निर्वचन अच्छा शब्द है, निर्वचन। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान के निर्वचन या व्याख्या में सहायता करती है। प्रस्तावना संविधान के निर्वचन या व्याख्या में सहायता करती है। निर्वचन या व्याख्या में सहायता करती है। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि कौन सा पॉइंट है। अभी एक बार प्रस्तावना का महत्व करवा के तब मैं आपके सारे डाउट्स को एक बार फिर देख लूंगा तो अच्छा रहेगा, बट अभी ये चलने दीजिए वरना कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। सबसे पहला तो पीटी में ये फैक्ट आया है, कई बार आया है, तो जब भी कुंजी शब्द हो, टी टू द फ्रेमर्स ऑफ द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी, कुंजी का मतलब चाबी। तो संविधान निर्माता क्या सोचते थे, क्या सोचकर उन्होंने संविधान बनाया, अगर किसी को यह जानना है तो प्रस्तावना को पढ़ लो, वही कुंजी है, वही उस ताले को खोल देगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा था। तो कुंजी क्या है? यदि कोई कमरा बंद है और ताला लगा हुआ है तो बाहर से हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या है। इसमें टेबल रखा है, इसमें कुर्सियां रखी है, इसमें चावल रखा है, गेहूं रखा है, इसमें क्लास चलती है या इसमें नाटक होता है, कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही ताला खुला, कुंजी आ गई, चाबी आ गई, ताला खोला, दरवाजा खोला, अच्छा बेंच डेस्क लगा हुआ है, बच्चे बैठे, क्लास चल रही है, सारा क्लियर हो गया मामला। बाहर क्या था? अनुमान व्यक्त कर रहे थे कि अंदर नाटक हो रहा है, अंदर हलवाई की दुकान है, मिठाइयां बन रही हैं, मतलब क्या है पता नहीं, ताला बंद है। और कुंजी जैसे ही खोला, दरवाजा खुला, अच्छा ये वाला मामला, क्लैरिटी आ गई। निर्णायक तौर पर कहा गया कि अच्छा यहां पर हलवाई की दुकान नहीं है, यहां पर एक कक्षा चल रही। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बाद में मुख्य न्यायाधीश भी बने। और गजेंद्र गढ़कर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी, इसका मतलब सामान्य कुंजी नहीं है, ये संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। इट इज की टू द फ्रेमर्स ऑफ द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये कि अगर कभी, गजेंद्र गढ़कर कह रहे कि अगर कभी ऐसा हो कि संविधान की व्याख्या में दिक्कत आ जाए, समस्या आ जाए कि फला प्रावधान का अर्थ क्या है, फला शब्द, जैसे मान लो कि आर्टिकल 21 में एक शब्द है जीवन का अधिकार, तो जीवन का अर्थ क्या है? क्या पशु की तरह केवल जिंदा रहना इसका अधिकार अर्थ है, या एक मनुष्य की तरह का जीवन है? ये 21 आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ। 21 आर्टिकल में केवल इतना रखा है कि जीवन का अधिकार है। तो जीवन का मतलब वो भी हो सकता है कि कोई मुझे मार न डाले तो मैं जीवित हूं। मतलब जीवन की व्याख्या दो तरीके से हो सकती है। एक तो कि कोई कह सकता है कि भाई तुमको कोई मार नहीं रहा है तो तुम जीवित हो, ज्यादातर लोग यही मानेंगे। अब अगर जीवन की ये सीमित व्याख्या ली जाए तो राज्य की, सरकार की, मोदी जी की भूमिका या उनका काम बहुत कम हो जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, कि कोई मुझे मार ना डाले, बस हो गया काम उनका, कि जीवन का अधिकार है। लेकिन कोई दूसरा दार्शनिक आएगा, विचारक आएगा, कहेगा मोदी जी जीवन का ऐसा अर्थ मत लो, जीवन का अर्थ होना चाहिए मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब कुछ मिलना चाहिए, तब जाकर के मनुष्य का जीवन है। अब अगर जीवन का यह व्यापक अर्थ ले
कि गरिमा के साथ जीवन। तो यहां मोदी जी की सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी कि मेरे लिए भोजन का इंतजाम करो, वैक्सीन का इंतजाम करो, आवास का, सब कुछ का इंतजाम करो। अब 21 में ये कहीं क्लियर नहीं है, 21 केवल ये लिख रहा है कि जीवन का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में एक अस्पष्टता पैदा हो गई, एक एम्बिग्विटी आ गई, अस्पष्टता कि इसका क्या मतलब ले। कोई कह सकता है इसका सामान्य अर्थ लो कि भाई जीवन का मतलब कोई मार न डाले, तो सरकार की जिम्मेदारी इतनी ही है कि तुम्हें कोई मार न डाले, ये सरकार तय करेगी, पुलिस एक्स वाई चाकचौंध कोई किसी की हत्या न करे। और कोई कहे नहीं नहीं नहीं, दूसरा अर्थ लीजिए, व्यापक अर्थ लीजिए, गरिमा की बात कीजिए, तो सरकार की जिम्मेदारी वैक्सीन पे भी आ जाएगी। ऐसी स्थिति में, और ये हुआ एक्चुअली, आगे पढ़ेंगे मेनका गांधी की इसमें यही व्याख्या हुई। तो यहां पर अब एक प्रकार से अस्पष्टता पैदा हो गई कि जीवन का मतलब क्या है। तो यहां पर प्रस्तावना को खोला जाएगा कि चलो देखते हैं संविधान निर्माता क्या सोचते होंगे इसके बारे में, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यहां अस्पष्टता है, सीमित लें व्यापक लें, तो ये चलो प्रियम्बल को पढ़ते, संविधान निर्माता क्या सोचते होंगे। और प्रस्तावना को जब हम पढ़ेंगे तो याद करो वहां एक आदर्श मिलेगा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, यह है ना वहां पर। तो अब कहेगा इसके आधार पर जीवन को डिफाइन करिए, व्यक्ति की गरिमा को मिलाकर जीवन को डिफाइन करिए। तो व्यक्ति की गरिमा और जीवन को यदि आप जोड़ देंगे तो गरिमापूर्ण जीवन नहीं होगा। तो न्यायालय कहेगा कि नहीं भाई, जीवन के अधिकार का अर्थ व्यापक है, व्यक्ति की गरिमा, तभी कहेगा कि निजता का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। क्योंकि केवल जिंदा रहना बात नहीं है, निजता भी, पेगासस कांड भी नहीं होना चाहिए। अब सोचिए कि जिन 40 पत्रकारों की और जिन ऐसे लोगों की सबकी जासूसी की गई पेगासस के द्वारा, अगर की गई है, और लग तो यही रहा है सरकार जांच से इनकार कर रही है, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नी से भी बातें की होंगी उस दौरान। क्यों नहीं किया होगा? ऐसा कोई बैन थोड़ी है कि वो बात नहीं करेगा। अपनी प्रेमिकाओं से भी बातें की होंगी, क्यों नहीं, कोई बैन तो है नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि नहीं आपको पत्नी से बात नहीं करना है। पर्सनल तरह की भी बातें की होंगी। तो एक तरह से आपने, और वो सरकार ने डाटा सारा ले लिया और कल को वो सार्वजनिक हो जाए किसी भी नाते, तो उसकी क्या छवि होगी। इसका मतलब कि फिर वही बात आती है कि प्राइवेसी को आपने खत्म कर दिया। और अब उस पर ही नहीं, देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के माइंड में यह खतरा मंडराने लगा, या कम से कम ये बीज तो आ ही गया कि पता नहीं मेरी भी तो जासूसी नहीं हो रही। सोचो जीवन कितना आर्टिफिशियल हो जाए। इसका मतलब ठीक है, हम और आप निश्चिंत है, क्योंकि हम और आप अभी भी मानते हैं कि हमसे सरकार को कोई लेना देना नहीं, तो हमारा पेगासस से नहीं होगा, ये हम कंफर्म है, आप भी कंफर्म है। बट सोचो कि हर लेवल का आदमी है, तो केजरीवाल जी को तो अब ये दुविधा आ गई होगी कि पता नहीं आगे कुछ भी। मनीष सिसोदिया बचपन का दोस्त है उनका, तो मनीष सिसोदिया से कोई ऐसा, और क्यों नहीं करेगा मजाक आदमी। सच्चाई है कि मतलब दुष्टता नहीं करनी, बट कोई 2 दोस्त मिल गए पुराने, तो ठीक है दोनों बूढ़े हो गए, फिर भी पुराने दोस्त हैं, स्कूल में अच्छाई बुराई, तो स्कूल के दौर की किसी लड़की की चर्चा लेके बैठ के, ये क्या है, बूढ़े हैं लेकिन अपना उस टाइम का चर्चा कर रहे हैं कि यार वो वाला मामला था, ऐसे था वैसे था, आपस में फोन पे बातें कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत ऐसा भी नहीं कि गलत है, आपस में कर रहे हैं, स्कूल के दोस्त हैं, पुरानी याद है, उससे उनको एक लाइफ में लाइवलीनेस आ रहा है कि नहीं, अभी भी देखो, मतलब एक माहौल बन रहा है। अब ऐसी स्थिति में उसके मन में आ गया कि यार पेगासस, कहीं कोई सुन ना रहा हो इसको। इसका मतलब कि प्राइवेसी को, निजता को जीवन के अधिकार के तहत कहा कि गरिमा के लिए जरूरी है कि निजता के सुरक्षित होने का मुझे भरोसा हो कि नहीं मेरी प्राइवेसी सुरक्षित है, और मेरे आचरण उसी सीमा तक सरकार नियंत्रित करेगी जिस सीमा तक सरकार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बट अब मैं दोस्त से क्या बात कर रहा हूं, पर्सनल, वो सब नहीं होना चाहिए। अब ये निजता एक मौलिक अधिकार हुआ, आगे 21 आर्टिकल में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे क्यों हुआ कैसे हुआ। बट निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना। ये कैसे बना? क्योंकि व्यक्ति की गरिमा प्रस्तावना में आदर्श है, और आर्टिकल 21 में जीवन है, तो जीवन प्लस व्यक्ति की गरिमा बराबर मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन। अब देखो यहां पर इस शब्द ने संविधान की व्याख्या या निर्वचन में सहायता की या नहीं? निश्चित रूप से की।
कि अगर ये नहीं होता तो क्लैरिटी ही नहीं आती कि जीवन का मतलब क्या है। बट न्यायाधीशों ने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, जीवन का अर्थ मानवीय गरिमा है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में यह पता चलता है कि संविधान निर्माता कैसा भारत चाहते थे। उनकी दृष्टि है, दर्शन है। तो प्रस्तावना को पढ़ने से पता चल गया कि संविधान निर्माता मानवीय गरिमा से पूर्ण भारत चाहते थे। और इसलिए आर्टिकल 21 का मीनिंग क्या लिया जाएगा उनके अकॉर्डिंग, कि मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन। तो यही बात है कि प्रस्तावना संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। जहां पर भी डाउट होगा कि संविधान निर्माता ने संविधान में इस आर्टिकल में जीवन का मतलब क्या है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो प्रस्तावना से मिला के उसको पढ़ लो। जो अर्थ आता है वही उसका वास्तविक अर्थ होगा। इसलिए प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए गजेंद्र गढ़कर साहब ने क्या कहा कि यह संविधान के निर्वचन में सहायता करती। इंटरप्रिटेशन तो देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर प्रिएम्बल ना होता तो कैसे निर्वचन करते, हर न्यायाधीश अपने हिसाब से करता तो बड़ी दुविधा हो जाती। बट अब यहां क्लियर है कि भाई निर्वचन जब भी होगा, व्याख्या जब भी होगा, तो उसका आधार भारतीय संविधान की प्रस्तावना होगी। तो यह भी एक महत्व ध्यान रखना है कि प्रस्तावना, और इसी संदर्भ में गजेंद्र गढ़कर ने कहा कि उनके माइंड को समझने की कुंजी, यह संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी, और इसी के आधार पर संविधान की व्याख्या। तो एक महत्व यह भी निकला कि यह संविधान की व्याख्या में सहायक है। तो आज भी प्रिएम्बल इसलिए उपयोगी है कि इसके आधार पर हम संविधान की व्याख्या करते हैं। यहीं पर एक और पीटी के लिए फैक्ट लिख लो कि कुंजी एक और आदमी ने कहा है। कुंजी एक और आदमी ने कहा है, तो वह है अर्नेस्ट बार्कर। तो मैं बताऊंगा कि प्री में कैसे ऑप्शन सही। यही नीचे में एक फैक्ट लिख लो, एक फैक्ट लिख लो। अर्नेस्ट बार्कर ये ब्रिटेन के एक दार्शनिक हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। तो बार्कर साहब ने भी कुंजी कहा है, ही कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने भी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है, कुंजी कहा है। तो की एक और व्यक्ति ने कहा है, वो है अर्नेस्ट बार्कर। इनकी एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लो, कभी प्री में आ जाए। बार्कर के अनुसार, बार्कर के अनुसार उनकी पुस्तक और उसका नाम लिख लो, सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। ये इनकी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध किताब है। बार्कर ने लिखा है कि उनकी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, उनकी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी के सारे आदर्श, उनकी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी के सारे आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। उनकी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी के सारे आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। उनकी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी के सारे आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। और जो व्यक्ति उनकी पुस्तक को ठीक से समझना चाहता है, और जो व्यक्ति उनकी पुस्तक को ठीक से समझना चाहता है, और जो व्यक्ति उनकी पुस्तक को ठीक से समझना चाहता है, उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करना चाहिए। जो व्यक्ति उनकी पुस्तक को ठीक से समझना चाहता है, उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करना चाहिए। उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करना चाहिए। उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करना चाहिए। कितनी शानदार बात कह रहे एक ब्रिटिश विद्वान,
और बार्कर 20वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक। बार्कर ने जो किताब लिखी है उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। अब ये जो किताब है सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, ये आदर्शों की किताब है, समाज के आदर्श, राजनीति के आदर्श, और जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, लोकतंत्र, इन्हीं चीजों पर चर्चा की। और बार्कर कहते हैं कि मैंने जो विस्तार से लिखा है अपनी किताब में, वो सबका सारांश मौजूद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कितनी बड़ी प्रशंसा है कि विश्व प्रसिद्ध पुस्तक, और कह रहे हैं उस पुस्तक का सब कुछ प्रस्तावना में। और कह रहे हैं कि अगर मेरी पुस्तक समझना चाहते हो ठीक से तो पहले उस प्रियम्बल को समझ के आओ, क्योंकि उसमें संविधान निर्माता ने सब लिख दिया है और वही मेरी पुस्तक की भी विषय वस्तु। तो चूंकि इनकी पुस्तक भी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, लोकतंत्र, इन चीजों से संबंधित है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरी पुस्तक के सारे आदर्श वहां पाए जाते। और उन्होंने यह भी कहा है कि इसलिए पूंजी है, प्रस्तावना पूंजी के रूप में की है। तो पूंजी में बार्कर भी आएगा। अब सवाल उठता है कि हमें बार्कर और गजेंद्र गढ़कर में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है? तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा गजेंद्र गढ़कर को दे, क्योंकि बार्कर ने मुख्यतः अपनी पुस्तक के संदर्भ में बात की है। फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे? हमेशा गजेंद्र गढ़कर को। तो इस तरह से प्रस्तावना का एक महत्व यह भी है कि प्रस्तावना एक कुंजी है। गजेंद्र गढ़कर के अनुसार संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। प्रस्तावना का तीसरा महत्व लिखो, थर्ड। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले प्री के लेवल पे आते हैं। अच्छा, ये कौन है भाई ठाकुरदास भार्गव? तो ये ध्यान रखना, कोई ऐरे गहरे व्यक्ति नहीं है, ये भी भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे ठाकुरदास भार्गव। और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, अब यहां दो तीन तरह के सवाल प्री में बन सकते हैं। अगर आए कि प्रस्तावना को, प्रियम्बल को, प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है, यह सवाल आ जाए तो बेहिचक आपको, अगर प्रियम्बल के नाम से सवाल आ जाए तो ठाकुरदास को टिक कर दीजिए। ठाकुरदास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को आत्मा नहीं माना है। अंबेडकर कहते हैं कि संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32। तो थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है, क्वेश्चन का नेचर क्या है। अगर आ जाए कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तब इसका उत्तर सामने खुद ही आ जाएगा कि अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, प्रियम्बल नहीं है, 32 है। नाम से अगर प्रश्न आए ठाकुरदास के नाम से तो प्रस्तावना उत्तर होगा, और अंबेडकर के नाम से आए तो आंसर होगा आर्टिकल 30। और क्वेश्चन एक तीसरे तरह से भी पूछा जाता है, विभिन्न आयोगों के सवाल देखेंगे तो एक थर्ड तरीका भी है कि किसे आत्मा कहा जाएगा। मान लो एक सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाएगा, और चार ऑप्शन हो, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 32 और मौलिक कर्तव्य। क्या उत्तर होगा बताओ। अब यहां पर आर्टिकल 32 भी है। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाएगा, नाम नहीं है क्वेश्चन में किसी। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश आयोग में कई कई बार आया है, इंटरव्यू तक में वो पूछते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना जाएगा? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 32 और मौलिक कर्तव्य।
ए लिख रहे हैं, बी भी आ रहा है, तो दो आंसर अभी तक आए। आर्टिकल 32 भी आ गया, सी भी आ गया। अब देखिए अलग अलग किस्म के उत्तर आ रहे हैं। ए भी लिख रहे हैं लोग, आर्टिकल 32 भी लिख रहे हैं, क्योंकि यहां किसी का नाम नहीं है और ऐसा सवाल एग्जाम में कई कई बार आया। तो मैं कह रहा हूं कि पीटी में हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं होता है। बी भी आ रहा है आंसर में, ए भी, और मतलब कई तरह के आंसर आ रहे हैं। सी भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है। डी को अभी तक किसी ने टिक नहीं किया है, कर्तव्य को, बाकी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो अब देखो कि ऐसे प्रश्नों में थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं करना है। पीटी में क्या है, हमने पहले ही बताया कि सर्वाधिक सही, दो गोला नहीं कर सकते, और आपके तर्क कुछ भी हों, बट आखिर में सही वही होगा जो आयोग सही मानता है। तो आयोग अभी तक किसे सही मानता आया है, प्रियम्बल को। और सही भी कि आर्टिकल 32 को केवल एक व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। मौलिक अधिकार के संबंध में आगे पढ़ेंगे, ग्रेनविल ऑस्टिन ने थोड़ा सा इसको लिंक किया बट खुलकर नहीं कहा। बट ज्यादातर विद्वान, मैं कह रहा हूं ज्यादातर विद्वान, जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं, वो ए है, प्रस्तावना। तो अगर किसी का नाम ना हो तो वह बेहिचक टिक कर देना प्रियम्बल। हाँ, लेकिन अगर नाम हो, डॉक्टर अंबेडकर ने किसको कहा है, तब आएगा 32। आगे जब मौलिक अधिकार कर्तव्य पढ़ेंगे तो ग्रेनविल ऑस्टिन का व्यू दिखाऊंगा कि उन्होंने मौलिक अधिकार और कर्तव्य को सामूहिक रूप से कहा है, तो वो आगे आएगा। बट 32 भी आगे आएगा। बट यहां अगर इस तरह से आए कि किसे संविधान की आत्मा कहा जाएगा, तो आपको बेहिचक टिक कर देना है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। और किस व्यक्ति ने कहा है, तो सुभाष कश्यप, ये सब भी मिलेगा। बट सुभाष कश्यप और लक्ष्मीकांत कौन है, लेखक हैं, तो एग्जाम में ये सही होगा। ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा के मेंबर है, तो इनकी एक लेखक से कैसे एम लक्ष्मीकांत से ठाकुरदास भार्गव की तुलना होगी। एम लक्ष्मीकांत ने किताब लिखा है, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान बनाया है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमेशा किसका होगा, ठाकुरदास भार्गव। तो ये तो हो गया प्री के लिए। अब अगर 200 वर्ड्स में ये सवाल आ जाए, मैं कह रहा हूं 200 शब्द में लिखने के लिए आ जाए कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, टिप्पणी करो। एक क्वेश्चन इसी को या लिखते हैं कि, तो अब मेंस में अगर आ जाए कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, चर्चा कीजिए, तो कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूं कि क्यों कहा है, कैसे इसका उत्तर देना है। प्रस्तावना में अब इसकी व्याख्या लिख रहे हैं कि 200 वर्ड्स में आए तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्शों का वर्णन है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्शों जैसे, कुछ एग्जाम्पल भी लिख लो। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्शों जैसे जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदि। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्शों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदि का वर्णन है। बंधुता आदि का वर्णन है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्शों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदि का वर्णन है। बंधुता आदि का वर्णन है। जिस प्रकार, या लिखिए जिस प्रकार, आगे लिखो जिस प्रकार, फुल स्टॉप, फिर जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारत का संविधान महत्वहीन हो जाएगा। उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारत का संविधान महत्वहीन हो जाएगा। महत्वहीन हो जाएगा। प्रस्तावना के आदर्श ही संविधान को उपयोगी और जीवंत बनाते हैं। प्रस्तावना के आदर्श ही
संविधान को उपयोगी और जीवंत बनाते हैं। प्रस्तावना के आदर्श ही संविधान को उपयोगी और जीवंत बनाते हैं। उपयोगी और जीवंत बनाते। अब इतना यदि हमने लिख लिया तो इसी को कैसे एक्सप्लेन करें। अब देखो, प्रस्तावना आत्मा है, तो फैक्ट तो हमें पता चल गया किसने कहा। अगर आ जाए कि आत्मा क्यों है, तो शुरुआत वही करेंगे जो हमने लिखवाया कि प्रस्तावना में संविधान के आदर्श पाए जाते, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। उसके बाद हमने केवल इंडिकेट किया आपको इन सभी का विस्तार से वर्णन करना कि प्रस्तावना न्याय के 3 रूपों की बात करती, स्वतंत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब सारे आदर्शों का वर्णन करती। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन करती है। थोड़ा थोड़ा यहां एक्सप्लेन भी करना है। इसी प्रकार प्रस्तावना प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता की बात करती है। दोनों को एक्सप्लेन करना है। 200 वर्ड्स तब होगा। प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा के आदर्श की बात करती है, उसको एक्सप्लेन करना है। प्रस्तावना एकता और अखंडता लाना चाहती है, उसका वर्णन करना है। प्रस्तावना बंधुता स्थापित करना है, उसका वर्णन करना है। और अगर आपके पास लिखने का स्कोप है तो 1-2 लाइनों में केवल लिख दो कि इसके साथ साथ यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करती है। तो पहले विस्तार से 100-150 शब्द में डिस्क्राइब किया मुख्यतः आदर्शों, इसको न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, तो एक एक लाइन सबके बारे में लिखा, तो उसी में 200 वर्ड्स हो गया, 150 शब्द हो गया। और उसके बाद जोड़ देंगे इससे कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, और इसमें किसी को कोई संशय नहीं है कि आत्मा निकल जाती है तो क्या शरीर का कोई उपयोग है। जिस दिन निकल गई आत्मा, याद रखना कि अभी इसका नाम डॉक्टर मंजेश कुमार है, कहते कि मंजेश सर पढ़ा रहे, और जिस समय ये निकल जाएगी, एक कबीर का वो पद है ना कि उड़ जाएगा हंस अकेला, तो कैसे रूपक के माध्यम से बताया है। कुमार गंधर्व ने यूट्यूब पर सुने, इसको बहुत ही अलग शास्त्रीय अंदाज में गाया है। कभी एकांत में सुने आदमी तो रोने लगेगा, मतलब इतना बढ़िया तो लय में गाया है। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग तत्क्षण का मेला, मतलब 1-2 क्षण का मेला। तो जिस समय वो हंस किसका प्रतीक है, अकेला उड़ जाएगा। अभी पूरा समाज है, 5,000 लोग सुन रहे हैं डेली, इतने साल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, हंस उड़ जाएगा, अकेला उड़ जाएगा, सबके साथ होना। तो वही बात है कि जिस दिन आत्मा निकल गई तो कोई नहीं कहेगा कि ये फला सर, उस समय कहेगा बॉडी पड़ी हुई, आप भी कहेंगे कि बॉडी पड़ी हुई। ये डिफरेंस हो जाता है, मतलब मनुष्य का अस्तित्व खत्म और अब वो बॉडी बन गया। और ये भी सच्चाई है, कटु सच्चाई। इसलिए ये सब याद रहने से अपनी औकात पता रहती है कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं है। चाहे नरेंद्र मोदी है, चाहे अमित शाह है, चाहे पेगासस कांड करवा रहे हो, तो एक एथिक्स हमेशा मन में होना चाहिए कि अंत में हंस उड़ जाएगा अकेला। तो अंत में नरेंद्र मोदी का हंस भी उड़ जाएगा और अमित शाह का हंस भी अकेला ही उड़ेगा। कोई उस समय नहीं आएगा, ये सत्ता और ये बॉडीगार्ड और ये धन संचय कुछ नहीं आएगा। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का भी हंस उड़ जाएगा, यही सत्य है। तो यहां पर जिस प्रकार और क्या होता है कि इसलिए आत्मा महत्वपूर्ण है कि जिस दिन आत्मा निकल गई तो हम देखो कि हमारे परिजन भी डरने लगते। ये सच्चाई है कि जिस व्यक्ति के साथ घूमा फिरा, बात किया, खूब मजा किया, उसकी भी बॉडी और अकेले कहेगा कि शमशान में पड़ी हुई है तो आप डर जाएंगे, कमरे में पड़ी हुई है तो हिचक जाएंगे। इसलिए क्या करता है कि कहीं उसको जला देता है, नाम उसको जो भी दे दो कि अंत्येष्टि हो, कहीं उसको दफना देता है मुसलमानों में किसी भी रूप में, कहीं वो मतलब जो भी जलाएगा, दफनाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, कहीं जल में बहा देगा। बट उद्देश्य क्या है, हटाओ इसको, डिस्पोज करो। यही सच्चाई। क्यों? क्योंकि वो तत्व निकल गया जो उसको व्यक्ति बनाता था। तो ये बात सत्य है। तो इसी को बताना, इतना डिटेल में नहीं जाना, बट इसका मतलब ये कि आत्मा ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर निष्प्राण है, शरीर महत्वहीन है। उसके बाद उस शरीर का कोई मूल्य नहीं, उससे कोई बात कर ही नहीं सकता है। और उसके बाद उस शरीर से कोई नहीं इतने प्यार से मिलेगा। 2 क्षण की बात है, बट उस शरीर को अपने ही लोग खत्म करके आ जाएंगे। इसलिए ऐसे रिचुअल्स बना दिए कि बेटा ही जाकर उसको जलाएगा। ये भी सच्चाई।
शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा। इसलिए ये सब इसलिए बीच बीच में सुना देता हूं, ये नहीं कि किसी को मैं डिस्करेज करता हूं, बट ये इसलिए सुना देता हूं कि अपनी औकात हर आदमी को पता होनी चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, सबकी औकात वही है। तो इसलिए बहुत औकात से ज्यादा खुदा सोचने से कुछ नहीं होता है, वो सब समय समय है, बट वही है कि उसी औकात में हमें अच्छा काम करना है। जो निर्धारित मतलब वो ध्यान में रखना है कि वही बात है, सुबह एक बार वो भजन सुन लेने से पूरी जिंदगी जो एकदम फ्रेश रहती है, कि मतलब अपना लक्ष्य अंत में पता रहता है और अंजाम भी पता रहता है। कहने का मतलब कि आत्मा ही शरीर को महत्वपूर्ण बनाती है, और यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई महत्वपूर्ण नहीं। और उसी को हम तुलना करेंगे कि इसी प्रकार यदि भारत के संविधान से न्याय निकल जाए तो संविधान बेकार है। इसका मतलब स्वतंत्रता निकल जाए, समानता, तो संविधान की सारी संस्थाएं बेकार है। इमेजिन करो कि पुलिस है, तो पुलिस को क्यों स्वीकार किया जाता है? क्योंकि न्याय, स्वतंत्रता, समानता इसको लागू करता है। प्रधानमंत्री की सत्ता को क्यों स्वीकार किया जाता है? क्योंकि वो इन आदर्शों पर आधारित है। संविधान की कोई भी संस्था, कलेक्टर का पद क्यों स्वीकार्य है? क्योंकि वो न्याय आदि लाने का साधन है। बट इमेजिन करो कि ये सब भ्रष्ट हो जाए, ये सब अत्याचारी हो जाए, तो क्या हम इनको इज्जत देंगे? इसका मतलब महत्वपूर्ण, जैसे कि मुझे इसलिए महत्वपूर्ण मिल रहा है कि आत्मा कायम, इसीलिए सारे संविधान को इसलिए महत्ता प्राप्त है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता पर आधारित है। और अगर वो आदर्श हटा दिए जाए तो उसके बाद वो संविधान रद्दी का टोकरा बन जाएगा। सब कहेगा हटाओ, बेकार है, न्याय ही नहीं है, स्वतंत्रता ही नहीं है, समानता, वही है कि वो चला गया तो बॉडी बन जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रीएम्बल इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर का फॉर्मेटिंग क्या होगा? शुरू में वही लिखेंगे कि जिस प्रकार संविधान में मूल्य आदर्श पाए जाते, फिर सारे आदर्शों का वर्णन करेंगे और लास्ट में यही कंक्लूड कर देंगे कि जिस प्रकार आत्मा के निकल जाने से शरीर निष्प्राण हो जाएगा, वैसे ही ये आदर्श यदि संविधान से निकाल दिए जाएं तो संविधान और उसकी संस्थाएं महत्वहीन हो जाएंगी। और यही आदर्श संविधान को महत्वपूर्ण बनाते। तो संविधान इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें राष्ट्रपति का पद है, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें प्रशासनिक ढांचा है, इसलिए महत्वपूर्ण, उसके महत्व का मूल कारण है उसका न्याय, उसका मूल कारण है स्वतंत्रता, समानता, क्योंकि इसी के लिए सारा ढांचा है। तो ये शरीर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आत्मा बैठी हुई, और जिस दिन आत्मा बाहर हो गई तो शरीर खत्म हो जाएगा। तो शरीर भी महत्वपूर्ण है, वो ढांचा भी महत्वपूर्ण है, बट केवल और केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस आत्मा को लागू करने में सहायक है। और जिस दिन वो आत्मा निकल जाएगी उस दिन ये संविधान रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। तो इसको भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे लिखोगे? पहले आदर्शों का वर्णन करोगे और लास्ट में लिंक कर दोगे कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वपूर्ण है, वैसे ही इन आदर्शों के बिना संविधान महत्वहीन। तो संविधान को आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। उसके बाद अगला लिखिए, अगला महत्व। तो ये तीसरा महत्व था। चौथा लिखो, प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। यह भी इसका एक महत्व है कि प्रस्तावना में भविष्य के भारत की रूपरेखा मिलती है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखें, प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती। प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती। प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती। तो यह भी प्रस्तावना का एक महत्व है कि आजादी की लड़ाई किन उद्देश्यों को लेकर लड़ी गई। इसका मतलब बहुत सोचने की बात है, कभी कभी सोचना चाहिए कि वो कौन सी सोच थी जिसके कारण चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली खुद को मार ली। ऐसा करना
बहुत ही मतलब एक दो आदमी ही कर पाएगा करोड़ों में। आज के भारत में तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी आदमी कर पाएगा जो आजाद ने किया। प्रतिज्ञा की थी कि कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ूंगा, जिंदा नहीं पड़ूंगा, जिंदा मुझे नहीं कर सकता गिरफ्तार। और याद है कि जब अल्फ्रेड पार्क, जो अभी आजाद पार्क है प्रयागराज, अगर आप गए होंगे, और बताया जाता है कि वो पेड़ भी है जहां आजाद की प्रतिमा लगी हुई है। मैं जब भी प्रयागराज जाता हूं तो उधर एक बार जरूर जाता हूं, इससे सब अच्छा लगता है। अब वो पेड़ है कि नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि यही वो पेड़ है जहां पे कि वो महान घटना हुई थी जब घेर लिए गए पुलिस से, और आजाद भी गोली चला रहे हैं, बट पुलिस चारों ओर से घिरे हुए है, तो अकेले आजाद क्या करेंगे। ये भी सच्चाई है। सुखदेव राज उनके साथ था, तो सुखदेव राज को कहा कि तुम भागो, हम मोर्चा थामते। उस परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि तुम रुको मैं भागता हूं, तुम भागो मैं रुकता हूं। जबकि आजाद का जीवन ज्यादा मूल्यवान था देश के लिए, फिर भी कहा अपने साथी को कि जाओ, तुम जाओ, एक आदमी तो निकल जाओ। तो वो चुपचाप निकला, इन्होंने मोर्चा संभाल लिया। गोलियां सीमित थी, उधर से पूरी पुलिस फोर्स थी। आखिर में क्या हुआ कि आखिरी गोली बची तो आजाद ने खुद को मारा। तो वो कौन सी सोच थी, स्वाधीनता की, एक शोषण मुक्त भारत जहां नस्लवाद ना हो, ऐसा भारत। भगत सिंह फांसी के फंदे को अपनाए। और ये याद करो कि भगत सिंह को अरेस्ट किया नहीं गया था, तकनीकी रूप में किया गया था, बट एक्चुअली उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। सच्चाई यही थी। क्योंकि जब असेंबली हॉल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, असेंबली हॉल का मतलब उस समय का जो पार्लियामेंट था, उसमें बम फेंकने के लिए गए, तो प्रॉपर उन्होंने पास वगैरह सब बनवा लिया था। तो प्रॉपर उस समय भी दर्शकों को जाने की थी, तो पास वास बनवा लिया। उस समय लाइट डिटेक्टर वो सब तो था नहीं उतना मशीन, तो अपना रिवॉल्वर बम ये सब छिपा लिया यहां भी, और पहुंच गए, बम फेंक दिया। यद्यपि वो उसमें से एक दो अंग्रेज को मारना चाहते थे, बट उसमें बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर भी बैठे हुए थे। उस सभा में, असेंबली में कांग्रेस के मेंबर भी बैठे हुए थे, डिबेट चल रहा था। तो उसमें जो अंग्रेज अध्यक्ष वगैरह था, उस पर उन्होंने गोलियां भी चलाई कि इसको, बट सब जाके छिप गया टेबल वेबल के, और सब भारतीय नेताओं के पीछे छिप। और ये भारतीय नेताओं को नहीं मारना चाहते, तो मजबूरी क्या है कि अंग्रेज भी बच गए। ये ऐसा नहीं है, इन्होंने बम फेंका, उससे धुआं भी हुआ, पर्चे भी बांटे, और उसमें से दो चार अंग्रेज को सफाया भी करना चाहते थे, बट अंग्रेजों ने बहुत चालाकी दिखाई। अंग्रेज कोई मोतीलाल नेहरू के पीछे छिप गया, इस तरह से मतलब बड़े बड़े नेताओं के पीछे जाके छिप गया। और ऐसी स्थिति में अंग्रेज बच गया, क्योंकि ये चाहते तो उनको भी मार देते, उनको भी क्या था, जब बंदूक है, रिवॉल्वर है, और सब दूर दूर भागा हुआ है। और उसके बाद इनके पास पर्याप्त समय था, क्योंकि जो बम फेंका वो धुआं धुआं हो गया, वही बम बनाया ही था। अच्छा, ऐसा भी बम नहीं बनाया था कि उड़ जाए, इनके पास वो भी थी, विस्फोटक तो बनाना जानते ही थे कि पूरी विधानसभा ही उड़ जाती, बम से ही सब मर जाता। बट इनको पता है कि अगर असली वाला बम फेंक दिया तो इंडियन सारे मेंबर भी, नेतागण मारे जाएंगे। ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे वो भी लड़ रहा है अपने तरीके से, तो ये डराना भी चाहते थे, मैसेज भी देना चाहते थे। तो ऐसा बम फेंका जो नुकसान रहित था, जो आवाज पैदा किया, धुआं पैदा किया, बट किसी की हत्या नहीं। और हत्या करना चाहते थे रिवॉल्वर से, चुन चुन करके, बट वो हो नहीं पाया। इनके पास पर्याप्त समय था कि ये निकल भागते, इनके पास पर्याप्त समय था। लेकिन ये और बटुकेश्वर दत्त वहीं पे खड़े रहे और चिल्लाते रहे, इंपेरियलिज्म डाउन डाउन, साम्राज्यवाद का नाश हो, ब्रिटिश शासक मुर्दाबाद, ये सब करके पर्चे फेंक रहे और खड़े हैं। अब जब सोचो इतने लोग निकल भागे, तो क्या ये दो, और ये दो तो उसी काम के एक्सपर्ट ही थे, घुसना और भागना, ये क्रांतिकारी थे, तो ये आसानी से भाग सकते थे। जब ऐसे ऐसे तोंद वाले सब भाग गए होंगे, सारे कांग्रेस के नेतागण धीरे धीरे भाग गए, तो ये भी भाग सकते थे। बट इनको भागना ही नहीं था, इनको खुद की गिरफ्तारी देनी थी, ताकि देश को पता चले कि ये क्या चाहते। उसके बाद भी जब ये दोनों खड़े थे, तो इनको गिरफ्तार करने में अंग्रेज डर रहे थे कि पता नहीं क्या इसके मन में, रिवॉल्वर भी है, गोलियां भी चला रहे, पता चला हम आए और गोली मार दिया। तो इन्होंने आखिर में हाथ उठा दिया जानबूझकर, रिवॉल्वर की भाई टेंशन मतलब, लो हाथ ऊपर है, अब आके अरेस्ट कर। तो एक तरह से उन्होंने गिरफ्तारी दी। उनको पता था परिणाम कि गिरफ्तारी देंगे, कई मुकदमे खुलेंगे, फांसी भी हो सकती, हो भी गई। तो सोच वही हमें कभी कभी सोचना चाहिए कि वो क्या चीज थी उनके दिमाग में, वो क्या चलता होगा। तब एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी, हमारे मन में तो ये सब सोच आती रहती है कि वो क्या भावना रही होगी। ऑफ कोर्स देश प्रेम,
जो अंग्रेजों का दुर्व्यवहार देखा होगा, जो लिखा हुआ देखा होगा बोर्ड अंग्रेज क्लबों में कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, तो वो सब लाइन चुभ गई होगी कि अरे भारतीय की तुलना कुत्ते से कर रहा है, इसी देश में रह रहा है और हम ही को वो बना रहा है, हमारा ही सारा पैसा ले जा रहा है। लेकिन ऐसा लिखते थे कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, सारे मॉल रोड जो भी बढ़िया जगह है, तो कहीं ना कहीं मतलब स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इस देश में सब बराबर हो। ये सोच थी पूरी आजादी की लड़ाई की। और वो सोच कहां पे रिफ्लेक्ट होती है? वो सोच रिफ्लेक्ट होती है प्रस्तावना में, कि जिसके लिए जो कुर्बानियां दी गई वो स्वतंत्रता थी। वो भगत सिंह को खुद रूलर नहीं बनना था, ना आजाद को खुद कोई पद पाना था, ना आईसीएस बनना था। इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी छोड़ी। तो उस समय आईसीएस कितना पावरफुल होता था। आज का आईएएस तो उसका बच्चा है, इसलिए क्योंकि वो साम्राज्यवादी शासन था, प्रेस, मीडिया और कोई उस पर नियंत्रण नहीं था। आईसीएस असली राजा था और उसका क्षेत्र 3-3, आज का प्रशासनिक जिला बहुत छोटा है। अंग्रेजों के समय आज के 2-2, 3-3 जिले मिलाकर एक जिला बनता था। और सोचो कि वो 3-4 उतने बड़े क्षेत्र का मतलब एक तरह से तो वो असली चीज थी। आज तो 2 थप्पड़ मार देंगे त्रिपुरा में डीएम साहब तो सस्पेंड हो जाए, यही सच्चाई है, क्योंकि डेमोक्रेसी, वो साम्राज्यवादी था। फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस कंप्लीट कर चुके थे फाइनली। बोस साहब ने रिजाइन क्यों किया भाई, और देश सेवा में क्यों आ गए? ऑफ कोर्स आजादी। तो जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो अंत में कहां में पाए जाते हैं? प्रस्तावना में। इसलिए प्रस्तावना के आदर्शों को बचाना है। प्रस्तावना में स्वाधीनता में मतलब हमारे आधुनिक इतिहास का भी एक बहुत बड़ा वो दस्तावेज है जो उसके आदर्शों को सजो। फिर एक और कथन लिख लो जो पीटी में आ सकता है। ननी पालखी वाला ने, ननी पालखी वाला ने, ये भी हाल में बहुत बड़े वकील रहे हैं ननी पालखी वाला, तो इनका भी पूछ सकता है पीटी में। ये संविधान सभा आदि के सदस्य नहीं, संविधान के जानकार हैं। ननी पालखी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इंग्लिश वर्ड लिख लिया, आइडेंटिटी कार्ड। तो ये नई उपमा है जो प्रचलित हुई। ननी पालखी वाला ने, ननी पालखी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र का है, आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब वही बात है कि जो आगे प्रस्ताव संविधान में लिखा है, न्याय, स्वतंत्रता, सारा वही लोकतंत्र, वो प्रस्तावना में पाया जाता है। तो पालकी वाला ने इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा है। तो यदि प्रस्तावना का महत्व आ जाए तो मैं समझता हूं बहुत आराम से 200 वर्ड्स में इसी सबको आप समराइज करके दिखा सकते हैं। तो यहां हमने प्रस्तावना की आलोचना पढ़ी, फिर प्रस्तावना का महत्व भी पढ़ा। अब समय आ गया कि एक बार आपके मैसेजेस देख लिए जाएं, क्योंकि बहुत देर से नहीं देखे गए। एक बार आपके मैसेजेस देख लूं। प्रियम्बल, क्या दिक्कत आ रही है? एक दिन में कितनी क्लास होगी सर? देखिए ये सारा मैनेजमेंट तय करेगा एक दिन में कितनी क्लास होगी, मुझे कुछ पता नहीं है, सच्चाई है। तो एक बार आप वहीं पे बात करेंगे तो वो लोग सही बताएंगे। आ, कोई क्वेश्चन दो? हाँ, अभी 16 वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रिवीजन भी कराएंगे। तो ये क्लास चल रहा है और ये रोटेशन में क्लास चलेगा, ध्यान रखना। तो ये बैच खत्म हो जाएगा फिर मैं शुरू कर दूंगा, एकदम ये चक्राकार चलता रहेगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना। सैटरडे से नहीं चल रहा है रिकॉर्डेड वीडियो प्रीत का। तो एक बार मैं चाहता हूं कि मैनेजमेंट के लेवल पे ये सब बात कीजिए, क्योंकि आप इतना समझ लीजिए कि मेरे घर में एक स्टूडियो बना दिया गया है और मेरा काम इतना है, सब कुछ वहीं से ऑपरेट होता है कि मैं लेक्चर दे लेता हूं, अपना कैमरा बंद कर देता हूं, फिर भी मैं ये बात पहुंचा दूंगा उन तक। बट मेरे कहने को कितना याद रखेंगे ये भी होता है। तो बेहतर हो आप 1-2 बार फोन करेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शनल, ऑप्शनल थोड़ा सा ऑफलाइन जब खुल जाएगा तब मेरी योजना है कि ऑफलाइन जब खुलेगा तब ऑफलाइन में ऑप्शनल शुरू करूंगा और वही सेम क्लास ऑनलाइन में रिले हो। तो ऑनलाइन भी जाएगी, बट केवल सेपरेट ऑनलाइन बैच लॉन्च करने का भी इरादा नहीं है। तो ऑफलाइन जैसे ही मुझे लगता है कि अब खुल जाना चाहिए 1-2 महीने 3 महीने में, तो जब ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी तो ऑफलाइन में ऑप्शनल होकर सेम टू सेम क्लास रिले, तो ऑनलाइन वाले को एकदम 100% ऑफलाइन क्लास ही मिलेगी। गजेंद्र गढ़कर और बारकर में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? मैंने बताया गजेंद्र गढ़कर, उसको देना।
पार्कर कहना चाहते हैं उनकी पुस्तक संविधान से ऊपर है, नहीं नहीं, पार्कर हमारे बड़े प्रशंसक हैं, उन्होंने पुस्तक बाद में लिखी है। तो वो ये कह रहे हैं कि संविधान बहुत बढ़िया है, वो अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमारे संविधान की तारीफ कर रहे हैं। और कुछ मैसेजेस हैं, जरा उनको भी देख लूं, फिर प्रस्तावना के मुद्दों पर आ जाएंगे। तोता उड़ जाएगा करना चाहिए, मोक्ष मिलेगा। अभी उस लेवल पे नहीं जाना है, अभी आपके लिए यूपीएससी ही भक्ति। तो सुनीता कह रही कि भक्ति करनी चाहिए, बट अभी सुनीता यूपीएससी ही भक्ति। अब तब मैं नहीं सुनाऊंगा ये सब बातें कि जिससे आप उस ओर उन्मुख होंगे। मैं केवल इसलिए बताता हूं कि अपनी औकात में रहे, अपनी औकात पता होनी चाहिए हम सबको। मोदी जी को भी मिलेंगे तो उनको भी एक बार सुना दूंगा कि मोदी जी आपके लिए भी सत्य, बट इसका यह मतलब नहीं कि अकर्मण्य बन जाना। देखो मैं इतना जानते हुए भी 8 घंटे पढ़ाता कि नहीं, तो कर्म ही एक है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म करते हुए प्रसन्न रहना पड़ेगा और चिंता मुक्त रहना पड़ेगा, ये मानते हो। और कोई लूट खसोट में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ना पड़ेगा कि अंश तो उड़ ही जाएगा, तो काहे के लिए किसी को दुखी करें, बट कर्म करना है। तो ये कभी नहीं, पूजा भजन कम करो, अभी मन में भगवान को हमेशा ध्यान रखो, अपनी औकात हमेशा याद रखो। लेकिन अभी का कर्म है पढ़ाई करना, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी, केवल ये निजी मामला नहीं है आपका। आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपके परिवार, यदि शादी हो गई है तो आपके पति, आपके बच्चे, पत्नी, जो भी है। तो अकेले आप कैसे निर्णय ले सकते, इसलिए पढ़ाई वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रीसाउंड, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, एक बार चेक कर लेंगे आप। अच्छा ये कहां पे लिखा है, बताता हूं, जो हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठाकुर है या दाकुर, ठाकुर, THAKUR, ठाकुर, ठाकुर दास भार्गव। कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, देखो अभी मतलब हमारा वाला तो मान के चलिए 125 घंटे कम से कम होगा। गांधी जी के बारे में हमारे समाज में गलत क्यों समझते, क्योंकि गांधी को लोगों ने पढ़ा नहीं है, सच्चाई यही। और एक विचारधारा है जो गांधी विरोधी है, जो हमेशा काम करते रहती है। महत्व में कौन सा लिखेंगे, सारा लिखेंगे, अगर महत्व आ जाए तो सारा लिखेंगे। अगर मेंस में महत्व पूछता है केवल, तो एक्सप्लेनेशन संभव नहीं है, क्योंकि एक एक एक्सप्लेनेशन हमने इसलिए करवाया कि वो अलग से आ जाए। तो एक्सप्लेनेशन अगर महत्व आए तो नहीं देना है, क्योंकि 200 वर्ड्स में तब तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। ननी पालकीवाला एक बहुत बड़े वकील है। कोर्स कब तक, महत्व हो गया, ननी पालकीवाला ठीक है। लास्ट लाइन, संविधान की आत्मा, संविधान के बिना प्रस्तावना महत्वहीन है, ये आखिरी लाइन है। तो चलिए सब आपके देख लिए गए। हाँ, एक आपने बड़े इंटरेस्टिंग, एक आदमी ने जानना चाहा और अच्छा है कि ये जो मैंने बताया इतना कि भगत सिंह ये, और ये सही बताया कि वो मारना चाहते थे, लेकिन कैसे क्या किया, ये सब कहां पे है। क्योंकि बिपिन चंद्रा का जो इतिहास हम पढ़ते हैं, चाहे जो भी पढ़ते हैं, ग्रोवर का जो इतिहास पढ़ते हैं, वो तो हिस्ट्री है। तो उन्होंने तो ये ये एक्चुअली इसका घटना कैसे मिलेगा, तो अगर कोई ओरिजिनल सोर्स पढ़ना चाहता है, और हिंदी में है सबसे अच्छी बात, और वो किताब ही ओरिजिनल हिंदी में लिखी गई। यहां पे नहीं है, वो किताब मेरे आसपास ही रहती है, लाइब्रेरी में, कल दिखा भी दूंगा तुम्हें वो किताब कि वो कौन सी किताब है और वो किसके द्वारा। अगर समय मिले तो मैं कहता हूं उस किताब को जरूर पढ़ना। किताब का नाम है, कल मैं दिखाऊंगा वो कौन सी किताब, सिंहावलोकन। यह है बुक का नाम, क्या नाम है, सिंहावलोकन। और इसके लेखक कौन है, यशपाल। ये क्रांतिकारी आंदोलन का ओरिजिनल हिस्ट्री यही है। हिस्ट्री भी क्या है, ये एक आत्मकथा है, समझ। इसका मतलब किसी ने अपनी ही कहानी लिखी, और किसकी आत्मकथा है, तो इन महानुभाव की आत्मकथा है। अब सवाल उठता है ये कौन है जो इतना लिख रहा है। इन्होंने आजाद वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद, जिसको आजकल लोग ब्राह्मण और ये सब कह के खंडित कर रहे हैं, तो ये जरूर है कि आजाद शाकाहारी थे, ये सब लिखा है। ये जरूर है कि आजाद प्रतिदिन अगर
जब तक कोई बहुत ऐसा ना हो, तो अगर समय मिले तो संध्या और सुबह वो सब आरती वो सब करते थे, जो एक निष्ठापूर्ण ब्राह्मण करता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आजाद इतने खुले विचारों के थे कि कई बार आजाद के साथ जब उनके साथी होते थे, और आजाद विशुद्ध शाकाहारी थे, बट सारे साथी तो शाकाहारी नहीं थे। तो शाकाहारी लोग कई बार क्या करते हैं, और इनके पास उतना साधन भी नहीं कि ये किचन है फला है कहीं छिपे हुए हैं, तो एक ही बर्तन में खिचड़ी बना और सबने खा लिया। ये नियम था, कई कई बार ऐसा लगातार होता था। कुछ लाने का नहीं तो चावल दाल डाला और बना के खा लिया। तो कह रहे कि कई बार कहीं से मीट वगैरह का जुगाड़ हो जाता था, कोई दे गया। इनके भी बड़े सिंपैथाइजर थे, क्रांतिकारियों को भी, ठीक है, बहुत लोग क्रांति नहीं करे, बट बहुत लोग चाहता था कि ये अच्छा आदमी है, तो कोई कुछ दे गया। उनका जो सबसे हार्डकोर है ऐसे लोग, तो अब कहेंगे कि वो अलग से बनाने का बर्तन नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, उसी खिचड़ी में सब डाल दिया, और अब समझ लो बिरयानी बन गया, जो भी बन गया। और तब कहते थे कि आजाद भैया, कहते थे आजाद को सब, क्योंकि दल में सीनियर थे, कि भैया जब आते थे तो हम लोग खा पी कर अपना निश्चिंत है, मीट वगैरह खा लिया, और बचा हुआ खाना उनके लिए। तो भैया जब देखते थे कि उसी बर्तन में नॉनवेज भी बना हुआ है और एक ही खाना है और कुछ है नहीं, तो भैया कहते थे, गुस्साते थे, गालियां भी देते थे, कि हम सबको खूब डांटते भी थे, और अंत में बुदबुदाते हुए भैया मीट को अलग कर देते थे, और चावल और वो सब पोर्शन लेके और अपना खा लेते थे, और हम लोगों की काफी लांछित करते थे, तुम लोग मुझे भ्रष्ट करके रहो। तो अब ये पता चलता है कि वो कैसे आदमी थे। ये सब प्रसंग कहां पे मिलेगा इस किताब में? ये कौन थे जो इतना डेप्थ में लिख रहे, कि इनको कैसे पता है कि आजाद? तो ये भी एक क्रांतिकारी थे जो संयोग से जिंदा बच गए, इनको जेल हुई थी। और ये कौन थे? तो ये यशपाल, भगत सिंह और सुखदेव। तो याद करो, भगत सिंह सुखदेव, राजगुरु 3 को फांसी हुई थी, तो राजगुरु तो अलग थे, भगत सिंह सुखदेव और ये यशपाल, ये तीनों लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे, क्लासमेट थे। तो वहीं से इन तीनों में उन्होंने लिखा भी है कि कब इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, कि सतलज पे एक बार नाव में ये कर रहे थे, या कौन सी नदी थी, शायद राबी नदी, किसी नदी में, लाहौर में राबी नदी ही रही हो, तो वहां नाव में देश की दुर्दशा पे चर्चा हुई, तो कहा कि उसी समय भगत सिंह ने अपना हाथ ऐसे उठाया और कहा कि आई प्लेज माई लाइफ फॉर द कंट्री। अंग्रेजी तो भगत सिंह की अच्छी थी, आई प्लेज माई लाइफ फॉर द कंट्री, मतलब मैं अपना जीवन देश के नाम करता हूं। कहा कि एकाएक देश की बातें हो रही थी, एकाएक भगत सिंह भावुक हो गया, पानी के ऊपर ऐसे हाथ रखती, आई प्लेज माई लाइफ फॉर द कंट्री, मैं देश के लिए जीवन नाम करता हूं आज। तो कहता है सुखदेव ने भी उसके बाद रख दिया उनके हाथ पे कि आई प्लेज माई लाइफ, का मैंने भी रख दिया। तो हम तीनों ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि अब जीवन देश को दे दिया, और उसके बाद क्रांतिकारी बन गए। तो ये भी क्रांतिकारी थे। और आपको ये भी बता दूं कि जो दल था इनका, बस 2 मिनट में बस बताने का मन कर रहा है, और कोई बात नहीं है, जानना चाहिए कि क्रांतिकारियों का इतिहास क्या है, ये जो कैसे लिख दिया, क्या लिख दिया, मतलब एक उसको ड्यू इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया किसी। तो यहां से पता चलेगा क्या था उनका पक्ष, क्यों वो मारना चाहते थे लोगों को, उसका पीछे भी जस्टिफिकेशन है कि कभी निर्दोष को नहीं मारना चाहे। वही बताते कि भगत सिंह ने एक भी निर्दोष को गोली नहीं मारी, वो चुन चुन के, तो अत्याचारी का वध तो कृष्ण ने भी किया, दुर्गा मां ने भी किया, उसका नहीं करेगा वध तो अत्याचार कैसे रुकेगा? ये उनके तर्क थे कि अत्याचारी को, कंस को नहीं मारेगा तो फिर कैसे कंस का अत्याचार रुकेगा, अगर हर कोई अहिंसक ही हो जाए और कंस का हृदय परिवर्तन ना हो तो फिर कैसे कंस खत्म होगा? तो ठीक है, जो कर रहा है उसको करने दो, बाकी लोग बैठो घर में। यही कह रहे कि हम कर रहे तो हमको तो करने दो, हम थोड़ी ही किसी को जाकर के अन्य को मार रहे हैं, मतलब कंस को ही तो मार रहे हैं हम, आम जनता को तो नहीं मार। तो कहने का मतलब, जब चंद्रशेखर आजाद पार्टी के हेड थे, पर जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, उन्होंने अपने आप को जब शहीद कर लिया, तो उसके बाद पार्टी के हेड यही बने थे। इससे भी समझ सकते हैं कि ये भी प्रमुख थे, तभी तो हेड बने। ये भी इन्होंने भी कुछ कारनामे किए, वायसराय की बम को उड़ाने का प्रयास किया था। वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन हुआ करता था, उसकी बम को उड़ाने का प्रयास किया था, विस्फोट भी हुआ था। वायसराय के लिए स्पेशल ट्रेन चलती थी, तो उसको वायसराय स्पेशल कहते थे। तो उस घटना को भी विस्तार से बताया कि कैसे किया। इतना कुहासा था उस दिन से, तो इसके कारण दिख नहीं रही थी कि ट्रेन की बोगी, तब तो इन्होंने अंदाज पे 100 मीटर दूर से अंदाज पे बम फोड़ा, तो वायसराय की बोगी से जस्ट पीछे वाली बोगी पे विस्फोट, तो वायसराय बच गया, उसके सहायक आदि मारे गए।
तो ये सब कारनामे इन्होंने भी किए हुए। लास्ट में पुलिस से मुठभेड़ हुई, ये गिरफ्तार हो गए। तो इन्होंने आजाद की तरह गोली नहीं मारी, इन्होंने कारण बताया कि नहीं मैं देश के लिए और जीना चाहता था। तो अरेस्ट हो गए। उसके बाद देश आजाद हुआ, तो ये साहब भी आजाद हो गए। उसके बाद इन्होंने लेखन को अपनाया, तब इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। इसलिए मैंने कहा इन किताबों में तुम्हें मिलेगा कि क्या था वो मामला, वो कौन से लोग थे। इसमें आपको विस्तार से, क्योंकि इनकी कहानी है तो सबकी कहानी है और एक्चुअल एकदम एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो उसमें वो मजा आएगा पढ़ने में जो आज तक किसी इतिहास में नहीं। और यकीन मानिए कि पीटी वगैरह के समय वो किताब मत उठा लीजिएगा, क्योंकि एक बार वो किताब उठाने के बाद छोड़ नहीं सकता कोई, अगर थोड़ा भी उसके मन में पढ़ने को। इतना इंटरेस्टिंग खुद होगा कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो एक एक क्रांतिकारी की कहानी है, पूरा उस घटना का वर्णन है। जब सॉन्डर्स को लाहौर में मारा गया था, कि कैसे राजगुरु या कोई जो भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो साइकिल का चैन उतार के वहां बैठ गया, जानबूझकर बैठ गया कि वो एक तरह से सिग्नल देगा कि चला कि नहीं वो बाइक पे। सॉन्डर्स जिसको इन्होंने मारा था, भगत सिंह थोड़ी दूर पे राजगुरु के सिग्नल का इंतजार कर रहे, तो था कि राजगुरु कान खुजलाएगा और ऐसे करके हाथ उठाएगा तो मान लो कि चल पड़ा वो। तो चुपचाप अपना जानबूझ के चैन उतार के कुछ कुछ अपना कर रहा है, तो किसी को शक नहीं हुआ कि उस समय साइकिल है, चैन उतर गया। दरअसल देख रहा है, फिर दिखाता है कि वहां से जब चला तो तुरंत कान खुजला के हाथ उठा दिया, भगत सिंह रेडी हो गए और कहा कि जैसे ही गुजरा भगत सिंह ने मार दिया उसको गोली, वो गिर गया। लेकिन उसके बाद लिखता है कि फिर भी भगत सिंह ने निश्चिंत होने के लिए, कि सॉलिड मामला हुआ, एक ने 3-4 गोलियां और उसको दाग दी, और उसके बाद वो निकल पड़े। तो सबका काम फिक्स था कि ये करेगा, ये अपना साइकिल लेके भाग गया भगदड़ में, भगत सिंह भी अपना निकल गया, और आजाद का काम था कि वो भगत सिंह को भागने में मदद करे। तो दिखाता है कि थोड़ा सा आगे जिस रास्ते से भगत सिंह को भागना था, तो वहां आजाद मौजर लेकर खड़े। भगत सिंह निकल गए तो 2-3 सिपाही फिर भी आए, तो आजाद ने उनको कहा, वो हिंदुस्तानी थे, कि भाई तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, जाओ। बाकी सिपाही लौट गए, एक चंदन सिंह नाम का सिपाही था वो नहीं लौटा, तो लिखता है कि आजाद ने उसको मार दिया गोली, चंदन सिंह वहीं लुढ़क गया। उसके लुढ़कते ही बाकी सिपाही 9-2-11 हो गए, सब निकल गए। तो एनीवे इसमें से वो कहानी है, तो अगर पढ़ना हो तो आप इसको जरूर पढ़िए, मैं कह रहा हूं कि क्रांतिकारी। ये इसी तरह एक किताब है सचिंद्रनाथ सान्याल की, बंदी जीवन। अब सचिंद्रनाथ भी एक क्रांतिकारी थे, वो इन लोगों से पहले के दौर के थे, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट उसमें भी बंदी जीवन के बारे में है। तो ये सब एनीवे चलो, अब यहां से कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आज पूरा क्रांतिकारी आंदोलन पे ही बात हो जाए, क्योंकि मेरी एक हार्दिक इच्छा है, पता नहीं वो पूरी होगी कि नहीं इस दुनियादारी के चक्कर में, कि 2 चीजों पे मैं वर्क करना चाहता हूं। ये एक मतलब एकेडमिशियन कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 साल पढ़ाने के बाद ये मेरी हमेशा से इच्छा रही है, 2 चीजों पे मुझे काम करना है। एक काम मुझे करना है वीआईपी कल्चर पे, ये जो ताम झाम, ये जो सायरन बज रहा है, ये सब, इसका पूरा एकदम ठोस इतना मोटा रिसर्च करके इसके दुष्परिणाम, कभी जिंदगी में ये इच्छा है इस पे मुझे वर्क करना, ताकि हो सकता है उस किताब का इंपैक्ट हो कि कभी वो चीज खत्म हो, बराबरी पूरी तरह आ जाए। ये जो नेतागण भोंपू ले लेकर 25 गाड़ियां चल रहे। और दूसरा मेरी जो हार्दिक मतलब 2 अतृप्त इच्छाएं, उसमें ये भी है कि क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास पे मैं जेन्युइन काम करूं, और एक तीसरी इच्छा भी है कि संस्कृत और बांग्ला 2 भाषाएं सीख, नॉर्मल नहीं, बहुत गंभीर तौर पे। संस्कृत इसलिए, संस्कृत थोड़ी बहुत मैं जानता हूं कि कालिदास वगैरह और बाण भट्ट को ओरिजिनल पढ़ पाओ, और बांग्ला में भी एक से एक लेखक हुए हैं, तो विमल मित्र आदि को ओरिजिनल बांग्ला में पढ़ पाऊं। हिंदी तो उनका सब पढ़ लिया, ट्रांसलेशन हिंदी कालिदास का भी पढ़ लिया, बट वो ओरिजिनल कैसे लिखा है वो जानना चाहता हूं। बट देखते हैं, दुनियादारी है, ये कभी पूरा होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं, उससे पहले हंस उड़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि हर आदमी की हर इच्छा पूरी नहीं होती। बट मैं हमेशा, मुझे लगता है कि कोई ऐसी भी इच्छा मैं नहीं कर रहा हूं कि भगवान उसको पूरी ना करें। कोई बहुत बड़ी इच्छा करता है कि मैं अंबानी बन जाऊं और अरबपति बन जाऊं, तो वो मैं कर ही नहीं रहा। फिर भी उसके लिए कर्म करना होगा। अभी तो पिंजरे का पक्षी हूं, अभी इससे छुटकारा नहीं है जो कर रहा, तो 8 घंटे 10 घंटे क्लास लेने के बाद कोई दूसरा काम नहीं हो। एनीवे अब यहीं पे खत्म करो, अब आ जाओ सीधे प्रस्तावना पर। हेडिंग दीजिए प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। अब उन मुद्दों पर आते, प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड टू प्रियम्बल। प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे, प्रस्तावना से संबंधित
मुद्दे। ये हमें लगता है ज्यादा नहीं, इतनी मोटी है, कल मैं दिखा दूंगा। 350-400 पेज के करीब होगी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ के मजा आ जाएगा, उसको पढ़ने से मजा आ जाएगा तुम्हें, मैं यही कह रहा हूं। और एक भावना भी आएगी कि हमें भी, ठीक है हम जान नहीं दे सकते, ये सही है, कैसे दे सकते, और अभी वो परिस्थिति भी नहीं है। शायद वो परिस्थिति होती तो हम और आप भी वहीं होते, कोई नहीं जानता है कौन कहां होता। शायद मैं भी कह देता कि आई प्लेज माई लाइफ फॉर द नेशन, कौन जानता है एक स्टूडेंट के रूप में क्या भावना रहती है। बट बहुत अच्छी बात है कि आज हम उससे निकल चुके हैं, तो आज वो करने के लिए हम उस लेवल तक कुर्बानी नहीं दे सकते, न जरूरी है। हमारे पास आज डेमोक्रेसी में बहुत रास्ते हैं, तो हम अच्छे तो हो सकते हैं, वो चीज तो कर सकते हैं। प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड टू प्रिएम्बल, प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। यहां पर दो इंपॉर्टेंट मुद्दे को हम लोग देखेंगे। पहला, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। हेडिंग दीजिए प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे, और पहला मुद्दा लिखो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। और दूसरा मुद्दा है प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। और दूसरा, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। सिंहावलोकन में गांधी के बारे में कैसा विचार प्रकट किया गया है कि गांधी की खुलकर उसमें आलोचना तो नहीं है, बट कई जगह उन्होंने दिखाया है कि गांधी जी जब आलोचना करते थे क्रांतिकारियों की तो इन्हें बुरा लगता था। और इन्होंने लिखा है कि एक बार गांधी जी से मिलने का भी इन्होंने प्रयास किया था यशपाल ने, केवल इसलिए मिलने का प्रयास किया था कि गांधी जी को अपनी बात समझा पाए। अपनी का मतलब क्रांतिकारियों की बात। अब सोचिए कि ये हर लेवल पे काम कर रहे थे, तो ये कहते हैं कि मैं गांधी जी से मिलने भी गया, बट गांधी जी का रवैया बहुत ठंडा था। और गांधी जी कोई तार्किक रूप से इन्होंने बहस करनी चाहिए तो गांधी ने बस सीधा किया कि अहिंसा, और गांधी उसके बाद तो कि मेरा समय हो गया उपवास का या किसी का प्रार्थना की। उन्होंने एक्चुअल अनुभव लिखा है कि गांधी जी ने कहा कि मेरा अभी प्रार्थना सभा का समय हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तो ताकि गांधी नहीं कन्विंस हो पाए, इन्होंने करने का प्रयास, इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भी कई बार कन्विंस करने का, इन्होंने दिखाया कि एक बार गए तो नेहरू से भी, तो बाकियों ने ज्यादा तवज्जो नहीं। बोस की तारीफ की है कि बोस से एक बार मुलाकात हुई, इसकी यशपाल की, क्योंकि तो बोस को समझाया तो कहा कि बोस कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता थे जो एकदम खुल के गले मिले। जैसे उनको अपना परिचय दिया तो सब जानते थे कि ये वायसराय की ट्रेन को विस्फोट के फरार थे उस समय। फरार थे का मतलब इनको शूट एट साइट था कि देखते ही गोली मार दो, अंग्रेज ने किया हुआ था, बट छद्म वेश में घूमते रहते थे अपना। तो उसी समय बोस से मिलने पहुंच गए। तो कहते हैं कि बोस को जब पता चला तो बोस ने गले से लगाया। मतलब वो कहते हैं कांग्रेस के वही एक नेता थे जिन्होंने, मतलब जिनसे मिलकर अच्छा लगा, और 2-4 मिनट ही बातें हुई। और बोस ने कहा कि किसी दिन आराम से आओ, रसगुल्ले खाएंगे। बोस बंगाल के थे, ओडिशा में जन्म हुआ था, तो बंगाल ओडिशा सब उस समय था, तो उधर रसगुल्ला चलता है। तो कहा कि बोस ने कहा था कि किसी दिन आराम से आओ, बैठकर रसगुल्ले खाएंगे और बातें करेंगे। तो वो सब बातें गांधी नेहरू रहने देते हैं अभी, ठीक है, इसलिए क्योंकि फिर आप समझ रहे हैं कि आज मैं चाहता हूं कि ये कंप्लीट कर लूं। प्रस्तावना अब एकदम इधर, अब मैं थोड़ी देर के हीरामन बन जाऊंगा, कमेंट देखूंगा ही नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, इस पर प्री में क्या उत्तर होगा, 4 कथन आएंगे। तो क्या क्या सही माना जाएगा, अंग है कि नहीं है, वर्तमान में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, कथन के रूप में आ जाए, ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे। और 200 वर्ड्स में भी देखेंगे कि यदि इस मुद्दे पर 250 शब्दों में या 200 शब्दों में टिप्पणी आ जाए तो कैसे लिखेंगे। बट पहले जानो ये 2 मुद्दे हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, और दूसरा मुद्दा है कि प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं,
सबसे पहली बात कि दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए, दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए, इसलिए क्योंकि यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो वह संशोधनीय भी होगा। यह ध्यान रखिए, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो वह संशोधनीय भी होगा, और यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो वह संशोधनीय नहीं हो। आप कहेंगे किस आधार पर यह बात कही जा रही है? तो यह सत्य है कि दोनों मुद्दे इंटर रिलेटेड है, आपस में संबंधित हैं, और यदि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए तो यह मानना पड़ेगा कि यह संशोधनीय है, और यदि यह मान लिया जाए कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो मानना पड़ेगा प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। बट क्यों? उसका कारण यह है कि हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में, भारत के संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जाएगा इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 संशोधन की प्रक्रिया बताते हैं। तो अभी संशोधन की प्रक्रिया पे हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे, अभी संशोधन करने लेंगे तो ये मिस हो जाएगा, बट उसको केवल इतना समझेंगे जो इस टॉपिक से लिंक हो। अब देखिए आर्टिकल 368 कहता है कि इस संविधान में, दिस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के संविधान में, भारत के संविधान में या इस संविधान में संशोधन और फिर प्रक्रिया बताता है। तो प्रक्रिया अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कह सकते हैं संविधान में संशोधन XYZ प्रक्रिया से हो। XYZ अभी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यह है कि 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है और कहता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय, और फिर प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल XYZ प्रोसेस। इस संविधान में संशोधन XYZ प्रक्रिया से किया जाएगा, फॉर एग्जांपल। तो यहां पर इस संविधान में संशोधन की बात है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय दिस प्रोसेस, इस संविधान में फला प्रक्रिया से संशोधन हो। अब देखो, यदि हम ये मान लें पहला वाला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अगर इस चीज को हम मान लें कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इसका मतलब है कि ये जो यहां लिखा है दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान, तो इस संविधान में तब प्रस्तावना भी शामिल है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो अगर हम ये स्वीकार कर ले, मैं कह रहा हूं यदि हम ये स्वीकार कर ले कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यदि हम ये स्वीकार कर ले कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो इसका मतलब जहां पर भी कहेगा कि इस संविधान में फला फला प्रक्रिया से संशोधन होगा तो प्रस्तावना पर भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना भी इस संविधान का अंग है। इसका मतलब यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो 368 लागू है, मतलब संशोधनीय, क्योंकि 368 कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फला फला प्रक्रिया से संशोधन होगा। अगर हम मान लें कि इस संविधान में प्रस्तावना भी शामिल है तो इसका मतलब है कि 368 प्रस्तावना पर लागू है और प्रस्तावना में भी संशोधन होगा। लेकिन अगर हम माने कि प्रस्तावना इस संविधान में शामिल नहीं, संविधान का अंग नहीं है, अगर हम ये माने तो इसका मतलब 368 इस संविधान पर लागू है और प्रस्तावना इस संविधान का अंग नहीं है। इसका मतलब 368 प्रस्तावना पे लागू नहीं है, मतलब प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है। तो चूंकि 368 कहता है कि इस संविधान में फला फला प्रक्रिया से संशोधन होगा, यदि यह मान लिया जाए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इसका मतलब है कि वह संशोधनीय भी होगा, क्योंकि 368 उस पर लागू होगा। लेकिन यदि हम माने कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसका मतलब कि 368 इस पर लागू नहीं होगा। इसलिए दोनों मुद्दे एक समान है, ध्यान रखना है कि दोनों मुद्दे एक साथ चलेंगे, और इसलिए न्यायालय ने भी दोनों मुद्दों पर एक साथ विचार किया। तो जब भी कोर्ट ने इसको अंग माना है तो संशोधनीय भी माना है, और जब कोर्ट ने कहा कि यह अंग नहीं है तो संशोधनीय नहीं है। तो देखते हैं किस किस केस में क्या कहा और इसके संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है, इसके संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है। तो थोड़ा सा मैं डिक्टेट करवाऊंगा। हेडिंग आपने दे लिया है, ये दोनों हेडिंग दीजिए, फिर से एक बार हेडिंग दे दो ताकि फ्रेश, या जो भी हो हेडिंग आपने दिया ही हुआ है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं,
प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, थोड़ा लिखते हैं। प्रस्तावना की संशोधनीयता के बारे में, प्रस्तावना की संशोधनीयता के बारे में दो प्रकार के विचार प्रचलित हैं। प्रस्तावना की संशोधनीयता के बारे में दो प्रकार के विचार प्रचलित हैं। प्रस्तावना की संशोधनीयता के बारे में दो प्रकार के विचार प्रचलित हैं। दो प्रकार के विचार प्रचलित, पहले लिखवा देता हूं फिर समझाऊंगा। विश्व के कुछ विद्वान यह मानते हैं, विश्व के कुछ विद्वान यह मानते हैं, विश्व के कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्रस्तावना में या प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की सोच को दिखाती है। विश्व के कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की सोच को दिखाती है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की सोच को दिखाती है, सोच को दिखाती है। अतः प्रस्तावना को संशोधित करना उचित नहीं होगा। अतः प्रस्तावना को संशोधित करना उचित नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, विश्व के कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की सोच को दिखाती है, संविधान निर्माताओं की सोच को दिखाती है, अतः इसको संशोधित करना उचित नहीं होगा। अतः इसको संशोधित करना उचित नहीं होगा। भारत में बेरूबारी विवाद, ये प्री में कई बार पूछा गया सवाल है, जो अभी मैं लिखवा रहा हूं, तो इसको अच्छे से याद रखना। बेरूबारी विवाद या बेरूबारी केस। भारत में बेरूबारी विवाद में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर, भारत में बेरूबारी विवाद में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने इसी मत का समर्थन किया। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने इसी मत का समर्थन किया। भारत में बेरूबारी विवाद में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने इसी मत का समर्थन किया और प्रस्तावना को असंशोधनीय बताया। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने इसी मत का समर्थन किया और प्रस्तावना को असंशोधनीय बताया, और प्रस्तावना को असंशोधनीय बताया, अनअमेंडेबल बताया, प्रस्तावना को असंशोधनीय बताया। पहले यहां तक समझते हैं कि क्या है। देखिए, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, इसको लेकर विश्व में, राजनीति विज्ञान में दो प्रकार के विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको अमेंडेबल होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं इसको अमेंडेबल नहीं होना चाहिए, और दोनों के अपने तर्क हैं, दोनों को हमें देखना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसका तर्क यह है कि प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं की सोच दिखाई पड़ती है। वे किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं, यह सोच दिखाई पड़ती है। एक प्रकार से संविधान का दर्शन है, भविष्य के भारत का स्वप्न है, और उसमें मूलतः संविधान निर्माता का मस्तिष्क परिलक्षित होता है कि वो कैसा भारत चाहते थे। और यदि हमने प्रस्तावना को भी संशोधित कर दिया, इमेजिन करिए कि हम उसको भी अमेंड कर रहे हैं, तो 50-60 साल के बाद ऐसी स्थिति आएगी, 100 साल के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्रस्तावना बिल्कुल बदल जाएगी। तो हम कैसे जान पाएंगे, युवा पीढ़ी कैसे जान पाएगी कि संविधान निर्माता कैसा भारत बनाना चाहते थे? इमेजिन करो कि हर चीज बदल रहा है, हर 2 साल में अमेंडमेंट हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रीएम्बल एकदम नया हो जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि उस संविधान सभा में बैठे हुए लोग कैसे भविष्य के भारत का निर्माण करना चाहते हैं? इसलिए कहता है कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, बट प्रीएम्बल को अमेंड मत करो, प्रस्तावना में संशोधन मत करो। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना
भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत, वो बताती है कि भविष्य का भारत कैसा होगा और संविधान निर्माता की सोच को बताती है। तो वो सोच हमेशा हमारे सामने होगी कब? जब प्रस्तावना एज इट इज होगी, इसमें संशोधन नहीं होगा। तो ये व्यू अपने आप में बहुत लॉजिकल है कि भाई बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो, बट संविधान निर्माता का व्यूज तो हम तक आने दो, नई नई पीढ़ी तक आने दो, तभी तो उसको पता चलेगा कि उस संविधान सभा के लोग किस प्रकार का भारत बनाना चाहते थे। अपनी जगह बात बिल्कुल सही है। हमारे यहां एक केस हुआ बेरूबाड़ी विवाद। अब देखो ये बेरूबाड़ी विवाद एक्चुअली क्या है? बेरूबाड़ी, बाड़ी बंगाल में गांव को कहते हैं, बाड़ी गांव को कहते हैं। तो बेरूबाड़ी एक इलाके का नाम है, एक क्षेत्र का नाम। 1960 की बात है, 1960। और याद करिए उस समय पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म नहीं हुआ था। बांग्लादेश तो 1971 में बना। तो उस समय पाकिस्तान का एक हिस्सा था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान तो एक दो मुंहे सांप के दो मुंह थे, एक पश्चिम में और दूसरा पूरब में। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो इस पर नियंत्रण रखना चाहता था, तब बांग्लादेश बना। कभी उसकी भी कहानी सुनाऊंगा लेक्चर में पढ़ाने के क्रम में। इंदिरा गांधी ने कैसे कूटनीतिक चतुराई का भी परिचय दिया, दृढ़ निश्चय का भी परिचय दिया, और एक प्रकार से जो सुलग रही थी चिंगारी, केवल सुलग रही थी, उसको फूंक मार मार करके ज्वाला बना दी। ये भी भारत का ही काम था, वरना पाकिस्तान उसको कंट्रोल कर लेता। लेकिन हमने फूंक मार मार करके उसको ट्रेनिंग दे दे करके कि आ जाओ, और बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर खूब मिलता है, तो आ जाओ भाई, यहाँ कैंप चल रहा है ट्रेनिंग का, ले लो हथियार और जाओ करो अशांति। उचित भी था। आज वही उसको जो इतना बड़ा गम है कि हमारा हिस्सा काट दिया, तो JNK में वही करना चाहता है। तो कहने का मतलब कि उस टाइम पे बांग्लादेश नाम का देश नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी में काफी अच्छे रिलेशंस थे। अभी भी बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि ईस्ट से कोई टेररिज्म वगैरह बहुत नाम मात्र का है, उतना तो हर जगह होता ही। तो बांग्लादेश हमारे यहाँ अशांति नहीं फैलाता, तो उस मामले में बढ़िया हमारा मतलब असली भाई है। ये तो बदमाश है पश्चिम वाला। यहां उस समय वो पाकिस्तान हुआ करता था, और बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा बहुत ही अलग किस्म की है, जिसमें आप पढ़ते हैं, जब IR पढ़ेंगे तो आता है कॉरिडोर्स की प्रॉब्लम। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा में एक वर्ड बहुत आप सुनते हैं, गलियारा। गलियारा अभी पढ़ेंगे, जब आगे हम लोग भाग 1 में पहुंचेंगे तो 100वां संविधान संशोधन थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। गलियारा या कॉरिडोर वर्ड आता है। ये पाकिस्तान की सीमा में गलियारे की समस्या नहीं, कॉरिडोर की प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहां गलियारे की समस्या नहीं, बट बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है वो बेसिकली कॉरिडोर की प्रॉब्लम है। भाई गलियारा क्या है? तो कॉरिडोर का मतलब है कि हमारा कुछ हिस्सा उनके यहां चला गया, ऐसे ऐसे सीमा आ रही है। अब मान लो कि ऐसे अगर हम एक बीच की लाइन रखते फॉर एग्जाम्पल, तो जनरली फॉर एग्जाम्पल इधर इंडिया है तो उधर बांग्लादेश, जनरली मैं कह रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा है नहीं, ये लाइन चूंकि नहीं है। तो अब देखो कि ये सॉरी तो बेरूबारी के मामले को सोचिए। अब ये जो रेड वाली लाइन है ये पूरा बांग्लादेश है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन ये इंडिया है। इसका मतलब एक तरह से इंडिया बांग्लादेश में घुसा हुआ है, बांग्लादेश इंडिया में घुसा हुआ है, ऐसे ही चल रहा है। तो ये कॉरिडोर है। अब इमेजिन करिए कि बॉर्डर ये हो गई हमारी और बांग्लादेश की, ये वाली बॉर्डर ऐसे चल रहा है। तो निगरानी करना कितना कठिन है। अगर हमें बाड़ लगानी हो, फेंसिंग करनी हो, तो ऐसे 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 करेंगे। उसकी बजाय अगर बॉर्डर ऐसे होता, ये होता बॉर्डर। लेकिन देख रहे हैं कि बांग्लादेश इधर भी घुसा हुआ है, हम उधर भी घुसे। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ कॉरिडोर्स, कि हमारा गलियारा उधर है, उनका गलियारा इधर है, गलियारे की तरह ही लग रहा है, तो इसलिए कॉरिडोर वर्ड आ गया। कि उनकी सीमा हमारे में घुसी हुई है, उनका सिंह हमारे में उलझा हुआ है, हमारा सिंह उनमें उलझा हुआ।
अब इमेजिन करो कि ये हमारा हिस्सा इंडिया है और ये बांग्लादेश है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर हम ये दोनों एक्सचेंज कर लें, वही 100वां संविधान संशोधन, कि अगर ये वाला हिस्सा हम बांग्लादेश को दें तो अब ये भी बांग्लादेश हो गया। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कि ये बांग्लादेश को दे दिया कि भाई तुम रखो, तो अब देखो यहां से यहां तक सारा बांग्लादेश हो गया, लाल हो गया। और बदले में बांग्लादेश ने ये हमें दे दिया, बांग्लादेश ने ये हमें दे दिया ये वाला हिस्सा, तो अब यहां से यहां तक सारा इंडिया हो गया ग्रीन। तो बढ़िया हो जाएगा ना, पहले बॉर्डर ऐसे थे अब ये हो जाएगा। तो ये समस्या शुरू से रही है और 1960 में पाकिस्तान के साथ एक समझौता हो, उससे भी बातचीत हुई, तो पाकिस्तान एग्री हुआ कि कुछ कॉरिडोर वो हमको दे देगा। इसका मतलब ये वाला हिस्सा वो हमें दे देगा इधर का सारा। तो अब पूरा एक साइड में खेत मेरा हो गया। इमेजिन करो किसान से समझिए सीधा कि ऐसे ऐसे खेत घुसा हुआ है, दोनों किसान मिलकर के कि बीच में मेड़ बनाओ, मेड़ के उस पार तुम्हारा, मेड़ के इस पार मेरा। इसमें क्या होगा कि वो कुछ अपना गलियारा हमको दे दिया, हमने अपना गलियारा उसको दे दिया, और बीच में एक सॉलिड मोड़। तो अब ट्रैक्टर चलाने में कितना आसान होगा, अब हर चीज आसान हो जाएगी क्योंकि मेड़ के इस पार एकदम सीधी मेड़ हो गई। तो यहां भी एक्चुअली हम यही करना चाहते हैं कि मेड़ सीधा करना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा उधर का हिस्सा है हम उसको दे दें कि तुम रखो भाई, और बदले में तुम हमको दे दो, दोनों को फायदा है। पाकिस्तान के साथ यही समझौता हुआ। उसके कारण भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को जा रहा था, इसमें एक बेरूबारी भी था कि बेरूबारी भी जा रहा है, बेरूबाड़ी, कुचली बाड़ी, ये सब एरिया जा रहा था। तो इसके लोगों ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, वही है बेरूबाड़ी विवाद। तो वही बेरूबाड़ी विवाद है। और देखो बेरूबाड़ी विवाद में कई मुद्दे उठाए गए, तो प्रस्तावना का मुद्दा भी आया, वो सब चीजें भी आई। और बेरूबाड़ी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता। तो ये पीटी में भी आता है कि किस केस में यह कहा गया। अभी स्थिति बदल गई है बट हम केस वाइज शुरू से चल रहे हैं। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। ये किस केस में कहा गया, बेरूबारी। अब आगे चलते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो यहां तक मैं समझता हूं क्लियर है कि एक व्यू ये कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उसको अमेंड नहीं करो। बेरूबारी केस में इसी मत को सही ठहराए। तो अगर आए कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, किस केस में कहा, बेरूबारी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किस केस में कहा, बेरूबारी केस। आगे लिखो पैराग्राफ बदलकर, लेकिन केशवानंद भारती केस, लेकिन केशवानंद भारती केस, लेकिन केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत परिवर्तित कर लिया। लेकिन केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत परिवर्तित कर लिया। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत परिवर्तित कर लिया, अपना व्यू बदल लिया। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत परिवर्तित कर लिया और यह निर्धारित किया, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत परिवर्तित कर लिया और यह निर्धारित कर लिया। और एकदम पॉइंट वाइज लिखो, एग्जाम में इन्हीं चीजों को आपको सही ठहराना है। यह निर्धारित किया कि पहला पॉइंट वाइज लिखिए, पहला पॉइंट, प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। पहली लाइन क्या लिखनी, प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा, यदि प्रस्तावना में, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यदि प्रस्तावना में
कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना के उस हिस्से में, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि प्रस्तावना में मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं किया जाता। बेरुबारी में जो बात कही थी, केशवानंद में वो निर्णय बदल गया। केशवानंद में 3 बातें कही गई। सबसे पहले प्रस्तावना संविधान का अंग है, बेरुबारी में कहा था अंग नहीं है। तो कभी आ जाए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये किस केस में कहा गया? तो हमें कहना है ये कहा गया केशवानंद में। प्रस्तावना संशोधनीय है, इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये किस केस में कहा गया? ये भी केशवानंद में। लेकिन याद करो, केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यह हमारे सिलेबस में भी है, तो आगे विस्तार से इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। बट यहां पर वर्ड आ गया इसलिए थोड़ा सा समझना है। मूल ढांचे का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और मूल ढांचे का सिद्धांत यह कहता है कि प्रस्तावना की संविधान के कुछ हिस्से ऐसे, संविधान तो मूल ढांचा पूरे संविधान में कहीं भी हो सकता है, ये याद रखना है। प्रस्तावना में भी हो सकता है, मौलिक अधिकार में भी हो सकता है, निदेशक तत्व में। न्यायालय चाहे तो पूरी प्रस्तावना को मूल ढांचा कर दे, चाहे तो इसके एक शब्द को कर दे, एक फंडामेंटल राइट के एक आर्टिकल को कर दे, एक क्लॉज जो चाहे वो कर दे, ये पूरा न्यायालय के हाथ में। तो न्यायालय ने कहा कि संविधान के कुछ हिस्से ऐसे जो संविधान के लिए बहुत जरूरी है, उसका मूल ढांचा है, उसके बिना संविधान खत्म हो जाएगा, उसकी नींव है वो। और इसीलिए उस मूल ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता, वो सदैव रहेगा, वो अक्षुण्ण रहेगा, वो कभी खत्म नहीं। और संसद संविधान संशोधन करके भी मूल ढांचे को खत्म नहीं कर सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी पार्लियामेंट मूल ढांचे को खत्म नहीं कर सकती। मूल ढांचा कभी खत्म नहीं होगा, अमेंडमेंट के द्वारा इसको समाप्त नहीं किया। तो सवाल उठा कि क्या है भाई, ये तो मोटी मोटी बात हुई कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मूल ढांचा है, बट वो है क्या? तो न्यायालय ने कहा एक बार भी नहीं बता सकते, हमारे पास अलग अलग केसेस आएंगे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आप हमसे पूछोगे कि लोकतंत्र मूल ढांचा है कि नहीं, तो उस टाइम पे बता देंगे। आप हमसे पूछेंगे पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा है कि नहीं, उस टाइम हम बता देंगे। आप पूछोगे कि आर्टिकल 21 मूल ढांचा है कि नहीं, तो उस समय, मतलब जिसके बारे में भी मेरे से पूछोगे, अलग अलग केसेस में हम बताते चले। इसका मतलब है कि मूल ढांचे में हमेशा नई चीज जुड़ सकती है। अभी 25 से ज्यादा चीजें मूल ढांचा हो चुकी है, जो आगे डिस्कस करें। इसका मतलब मूल ढांचा प्रस्तावना में भी हो सकता है, मौलिक अधिकार कहीं भी हो सकता है। तो अगर प्रस्तावना में कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसी चीज है जिसको न्यायालय ने मूल ढांचा घोषित कर दिया, तो उस मूल ढांचे में अमेंडमेंट नहीं। जैसे पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा घोषित कर चुका है, लोकतंत्र को मूल ढांचा घोषित कर चुका है, तो प्रस्तावना, लोकतंत्र, ये सब शब्द नहीं हटाए जा सकते संशोधन के द्वारा। तो अब देखो, एक तरह से प्रस्तावना संशोधनीय है, लेकिन फिर भी उसका वह हिस्सा जिसको मूल ढांचा घोषित कर दिया, जैसे पंथ निरपेक्ष शब्द, उसको नहीं हटाया जा सकता। समाजवाद अभी तक मूल ढांचा घोषित नहीं हुआ है, तो समाजवाद शब्द को अमेंडमेंट के द्वारा हटा सकते, लेकिन पंथ निरपेक्ष मूल ढांचा घोषित हो गया है, और इसलिए पंथ निरपेक्ष को नहीं हटा सकते। इसका मतलब अब क्या स्थिति उभर कर आई? 3 चीजें। प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं होगा जिसमें मूल ढांचा पाया जाए। तो केशवानंद में एक तरह से बेरुबारी के निर्णय को उलट दिया। तो यह भी अगर आए कि किस केस में यह बात कही गई, केशवानंद में 3 बातें हैं, अंग है, संशोधनीय और मूल ढांचा। उसमें संशोधनीय होगा। आगे लिखो, कुछ और फैक्ट्स लिखिए।
LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, SR बोम्मई केस, ये सब बाद के केस है। LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, SR बोम्मई केस में साइड हट जाता हूं। LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, SR बोम्मई केस में भी केशवानंद के मत को ही सही ठहराया गया। केशवानंद भारती केस के निर्णय को ही सही ठहराया गया, ऐसा लिखिए। LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, SR बोम्मई केस में भी केशवानंद भारती केस के निर्णय को ही सही ठहराया गया। LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, SR बोम्मई केस में भी केशवानंद भारती केस के निर्णय को सही ठहराया गया। अतः वर्तमान में यही निर्णय लागू है। इसका मतलब अगर एग्जाम में 4 स्टेटमेंट आ जाए कि प्रस्तावना की संशोधनीयता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आपको क्या क्या सही टिक करना है। पहला आपको टिक करना है एकदम बेहिचक निर्विवाद कि आपको यह कथन सही मानना है। जो तीनों कथन है ये सही है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, हम सही टिक करेंगे उस गोले को। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यस, हम उसको सही टिक करेंगे। लेकिन अगर आ जाए कि प्रस्तावना में निहित मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, तो यह भी सही कि मूल ढांचे को नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब ये जो निर्णय था केशवानंद का, ये LIC केस में भी यही चीज दोहराई गई, यही 3 बातें। मिनर्वा मिल्स केस में भी यही, और SR मुंबई तो कई बार पीटी में ये केस भी आ जाए, तो सेम वही केशवानंद के निर्णय को ही सही ठहराया गया। तो मूल केस यही है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया गया। तो वर्तमान स्थिति क्या है? 3 चीजें। प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाए। यह है प्रस्तावना की संशोधनीयता से संबंधित तो वर्तमान स्थिति यही। अब अगर इस पर हमारी राय आ जाए कि पहले वाला मत सही था, बेरुबारी वाला, या ये वाला, क्योंकि पहले और बाद वाला मत अपोजिट है। बेरुबारी कह रहा है कि नहीं होगा संशोधन, यह अंग नहीं है, और केशवानंद जो अभी लागू है, तो अभी स्थिति है कि संशोधनीय है। तो हमें किसको सही ठहराना है? हमें लेटेस्ट वाले को सही ठहराना है। तो इस पूरे विवाद पे यदि 200 वर्ड्स लिखना हो तो इसी तरह जैसे जैसे डिक्टेट किया, पहले 2 मत, फिर बेरुवारी, फिर केशवानंद, अब अपनी राय इस पर लिखिए कि हमें किसको सही ठहराना है। तो कंक्लूजन क्या होगा, हमारा मत क्या होगा, इसको लिखो। न्यायालय का मत सही प्रतीत होता है। न्यायालय का मत सही प्रतीत होता है। हमें न्यायालय के मत को सही ठहराना है। न्यायालय का मत सही प्रतीत होता है क्योंकि यदि प्रस्तावना को संशोधनीय ना माना जाए, न्यायालय का मत सही प्रतीत होता है क्योंकि यदि प्रस्तावना को संशोधनीय ना माना जाए, यदि प्रस्तावना को संशोधनीय ना माना जाए तो इसकी गतिशीलता और प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। यदि प्रस्तावना को संशोधनीय ना माना जाए तो इसकी गतिशीलता और प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। यदि प्रस्तावना को संशोधनीय ना माना जाए तो इसकी गतिशीलता और प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। इसकी गतिशीलता और प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी और लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है, और लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है, और लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है
जब प्रस्तावना अप्रासंगिक हो जाए। लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है जब प्रस्तावना अप्रासंगिक हो जाए। लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है जब प्रस्तावना अप्रासंगिक हो जाए तथा प्रस्तावना और संविधान में विरोधाभास उत्पन्न हो जाए। तथा प्रस्तावना और संविधान में विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, प्रस्तावना और संविधान में विरोधाभास उत्पन्न हो जाए। इसका मतलब हमें कहना है कि यह वाला व्यू ज्यादा सही कि प्रस्तावना में संशोधन होना चाहिए। क्यों यह सही है? क्योंकि अगर हम प्रस्तावना को संशोधित नहीं करेंगे तो इमेजिन करो कि हमने कभी उसको अमेंड किया ही नहीं, तो प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 की सच्चाई को दिखाएगी, उस टाइम की, मतलब 1949-50 की बातों को दिखाएगी, क्योंकि उस टाइम की सोच को लेकर बनी थी। दूसरी ओर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों अमेंड करते, संविधान में हम क्यों